नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है केएमडी क्लासेस बाय के आर चौधरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इंग्लिश की कड़ी में हम क्लॉज और सिंथेसिस का अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद बेसिक जो समस्या होती है दोस्तों, चाहे वो कोई सी भी कंपटीशन क्लासेज हो या एकेडमिक क्लासेज हो, सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है, वो है हाउ टू राइट इंग्लिश। अंग्रेजी में कैसे लिखें। कोई भी सेंटेंस जो हिंदी में आपको दिया जाता है या आपके मन का कोई विचार जिसको हम परीक्षा में वहाँ पर लिखना चाहते हैं और इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, तो ये बड़ा बाधक बनता है। दोस्तों, इस कड़ी में आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और हम ये जानेंगे कि कैसे इंग्लिश में हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों, हम जो चर्चा करेंगे, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है एक वर्ड और वो है टेंस। दोस्तों, टेंस शब्द जब हम सुनते हैं तो मन में थोड़ा ऐसे आता है कि एक बोरिंग सा टॉपिक है, बिल्कुल समझ में नहीं आता है। आज आपके प्रत्येक शंका का समाधान होगा और आपके समझ में भी आएगा। बने रहिएगा, क्लास को पूरी देखिएगा। हो सकता है क्लास थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि बिल्कुल इजी वे में हम किस प्रकार से इंग्लिश लिखना सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पेशेंस रखिएगा। क्लास लंबी हो सकती है क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, लेकिन आज के बाद टेंस से संबंधित किसी प्रकार की समस्याएं आपके सामने नहीं रहेगी। हो सकता है ये एक पार्ट में पूरा नहीं हो, तो हम नेक्स्ट जो है इसको अगली क्लास में जो है डिस्कस करेंगे, लेकिन जितना होगा अपन इस क्लास में करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, टेंस का जो अर्थ है वो है काल। और मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं, दिमाग से ये चीज बिल्कुल निकाल दीजिए कि हम टेंस पढ़ने जा रहे हैं। हम टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल खेल खेल रहे हैं और उस खेल को आप देखिए। दोस्तों, सबसे पहले कि मैं शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको एक ये चीज समझाना चाहता हूं कि हमारे पास जो वाक्य होते हैं वो वाक्य हम इंग्लिश में, अंग्रेजी में हम अगर चर्चा करें तो टेंस पर जो आधारित वाक्य होते हैं, किस में आधारित, ध्यान देना, मैं कह रहा हूं टेंस पर आधारित। किस पर आधारित? टेंस पर आधारित जो वाक्य होते हैं दोस्तों, ये जो वाक्य हैं वो हमारे मेनली 4 प्रकार के वाक्य होते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करें, एक सेंटेंस होता है उसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ध्यान से देखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा जो होता है दोस्तों वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस दोस्तों? नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा जो होता है दोस्तों वो होता है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और चौथा जो होता है दोस्तों वो होता है इंटेरोगेटिव और साथ ही साथ नेगेटिव। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, ये 4 प्रकार के जो वाक्य हैं दोस्तों, ये हम कह सकते हैं कि टेंस पर आधारित जो वाक्य होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वाक्य समझना चाहते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं जो टेंस में बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 प्रकार के वाक्य टेंस में बनते हैं। अब हम अच्छे से समझते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है पहला, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए दोस्तों, इसको हिंदी में हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य। कौन सा वाक्य कहते हैं? सकारात्मक वाक्य। और दूसरा जो अपने पास है नेगेटिव सेंटेंस, इसको हम कहते हैं नकारात्मक।
हम ये जानना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से हम ये समझें कि हमारा दिया गया वाक्य अफर्मेटिव है, हम किस प्रकार से ये समझें कि दिया गया वाक्य नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है या इंटरोगेटिव नेगेटिव है। और ये समझना बहुत आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि हमें उसी वाक्य को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि वो वाक्य कौन सा है। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, और थर्ड हमने पढ़ा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसको दोस्तों हम कहेंगे प्रश्नवाचक। कौन सा वाक्य कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा जो हमने पढ़ा था वो है इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक होने के साथ साथ में उसकी प्रकृति कैसी है? नकारात्मक। इस प्रकार के वाक्य है सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ठीक है दोस्तों, तो टेंस बेस्ड सेंटेंस जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से समझे कि कोई वाक्य कैसा है। देखिए दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है हम इनको इस प्रकार से देख सकते हैं कि उस वाक्य के अंदर कोई प्रश्न है या नहीं। देखो, एक तो प्रश्न किया जाना, और प्रश्न करना हम कैसे समझेंगे कि प्रश्न किया गया है कि नहीं किया गया है? हम इस प्रकार से समझेंगे कि कोई प्रश्न करने वाले शब्द जो होते हैं, यानी पढ़ते ही हमें ऐसा लगता है कि इस बात का शायद जवाब देना है। जैसे आप कहाँ रहते हैं, क्या आप पढ़ते हैं, आप क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो उसमें क्या, कहाँ, क्यों, कौन, कब, कैसे, इस प्रकार के उसमें शब्द आते हैं दोस्तों। इसका मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमसे कुछ ना कुछ पूछ रहा है, कुछ बताने की आवश्यकता है। अगर कोई ये कहे कि राम जो है वो खेलना पसंद करता है, अब हमें कुछ लगा कि इसका जवाब देना है, नहीं लगा। ऐसी जब बात हो तो वो है अफर्मेटिव सेंटेंस, अर्थात सकारात्मक वाक्य। तो अब देखिए हम किस प्रकार से समझे। देखिए, प्रश्न और नॉट, दो चीजों पे ध्यान दीजिए, प्रश्न और नॉट। नॉट को हम बोलते हैं हिंदी में नहीं। ये दो चीजों पर आप फोकस कीजिएगा दोस्तों। देखिए, नंबर 1, मान लीजिए किसी वाक्य में प्रश्न नहीं किया गया है, मैं क्रॉस लगा रहा हूं, प्रश्न नहीं किया गया है और नॉट भी उस वाक्य में नहीं आया है। प्रश्न भी उसमें नहीं किया गया है और नोट भी उसमें नहीं आया है। जैसे एक एग्जाम्पल ले, हमने यहां लिखा एग्जाम्पल में बच्चे शरारती हैं। अब मुझे बताइए, क्या इस वाक्य को सुनकर आपको ऐसा लगा कि हमें इसका कोई उत्तर देना है? जैसे मैं कहूं क्या बच्चे शरारती हैं, तो आपके मन में आया हां बताना पड़ेगा कि बच्चे शरारती हैं या नहीं है, तो उसमें प्रश्न है दोस्तों। लेकिन कोई चीज हमें कोई जानकारी दे रही है, वो उसमें नहीं भी नहीं आया है, और प्रश्न करने वाले शब्द जो आप अच्छे से समझते हैं, WH वर्ड, क्या, कहां, क्यों, कौन, कब, कैसे, ठीक है ना, ऐसे शब्द नहीं हो तो वो प्रश्न करने वाले शब्द नहीं हो। तो हम कहेंगे कि जब प्रश्न करने वाले शब्द भी नहीं है और नोट भी नहीं है, जैसा कि हमने कहा कि बच्चे शरारती होते हैं या बच्चे शरारती हैं, तो ये हमें केवल एक तथ्य बता रहा है, हमसे प्रश्न नहीं कर रहा है, और उस तथ्य में नोट भी शामिल नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि ये हमारा जो वाक्य है, ये वाक्य होगा हमारा अफर्मेटिव। कौन सा वाक्य होगा? रिपीट कीजिए, अफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक। कौन सा वाक्य होगा दोस्तों? सकारात्मक। ठीक है, पता चल जाएगा। जैसे बच्चे खेलते हैं, मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, हम स्कूल जाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है ना,
इस प्रकार से ये जो सारे के सारे वाक्य हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, क्योंकि ये प्रश्न नहीं कर रहे हैं और नोट भी इनके अंदर नहीं है। दूसरी अगर हम बात करें दोस्तों, देखिए ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न नहीं हो, ध्यान देना, प्रश्न नहीं हो और लेकिन नोट पे ध्यान देना, नोट हो, उसके अंदर नोट आ जाए, नहीं आ जाए उसके अंदर। जैसे मैंने यहां एग्जाम्पल दिया एक कि हम शरारत नहीं करते हैं। ये एक सेंटेंस मैंने यहां लिखा, हम शरारत नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको हमने जब पढ़ा तो क्या ये प्रश्न कर रहा है हमसे? देखिए प्रश्न नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें वर्ड है ही नहीं प्रश्न करने वाले, क्या, कहां, क्यों, कब, कैसे, कौन। तो इसमें प्रश्न करने वाला शब्द नहीं है, लेकिन नोट शब्द इसके अंदर है दोस्तों। देखिए ये रहा, हम शरारत नहीं करते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ दोस्तों कि इसमें प्रश्न तो नहीं है लेकिन नोट है। और ऐसी सिचुएशन जब हो तो आप देखेंगे कि ये वाक्य जो है ये है नकारात्मक वाक्य। इसको हम बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बोलेंगे? नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे इसको। तो अफर्मेटिव में प्रश्न भी नहीं होता, नोट भी नहीं होता। ठीक है, नेगेटिव में प्रश्न तो नहीं होता लेकिन उसके अंदर नोट शब्द आता है, अर्थात नहीं शब्द आता है। तो हम देखते ही समझ जाएंगे बच्चे शरारती हैं, इसका मतलब प्रश्न भी नहीं है, नोट भी नहीं है। ठीक है, और हम शरारत नहीं करते हैं, प्रश्न तो नहीं है लेकिन नोट है, प्रश्न तो नहीं है लेकिन नोट है। इसका मतलब ये वाक्य है नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। ठीक इसी प्रकार दोस्तों यदि हम थर्ड प्रकार के वाक्य की बात करें तो तीसरा जो आपके पास एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, देखिए जिसमें प्रश्न हो, देखो मैंने टिक का चिन्ह लगाया है, जिसमें प्रश्न हो लेकिन नोट नहीं हो। ध्यान देना, प्रश्न हो, प्रश्न करने वाले शब्द हो लेकिन नोट यानी नहीं उसके अंदर नहीं आ रहा हो दोस्तों। जैसे देखिए, क्या, एग्जाम्पल देखिए, क्या हम पढ़ते हैं? क्या हम पढ़ते हैं? और ऐसे वाक्यों में जो प्रश्न करने वाले शब्द जिन वाक्यों में आते हैं दोस्तों, उनके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। कौन सा चिन्ह होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, क्वेश्चन मार्क। तो हम देख रहे हैं कि ये क्या शब्द जो है ये हमसे प्रश्न कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है। हमें ऐसा लगा कि इसका उत्तर देना है, क्या हम पढ़ते हैं? अब आपको मन में ऐसा लगा कि हाँ इसका जवाब देना पड़ेगा कि हम पढ़ते हैं या हम नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न करने वाले शब्द हों लेकिन नोट नहीं है इसमें, देखो कहीं भी, तो प्रश्न करने वाले शब्द इसमें है और नोट नहीं है दोस्तों, तो ऐसे वाले वाक्य जो होंगे वो वाक्य कहलाएंगे प्रश्नवाचक वाक्य। कौन से वाक्य कहलाएंगे दोस्तों? प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक को हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस बोलेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और चार प्रकार मैंने आपको बताए थे, अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया। चौथा जो प्रकार है दोस्तों वो है, आपको नाम पता है ही चौथे प्रकार का। चौथा जो प्रकार है वो है कि प्रश्नवाचक के साथ साथ कौन सा वाक्य? नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक वाक्य। कहने का तात्पर्य जिसमें प्रश्न करने वाले शब्द भी हों और जिसमें नोट भी हों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न करने वाले शब्द भी हों और नोट यानी नहीं भी उसके अंदर आया हो। जैसे हम इसी को आगे बढ़ाएं, हमारे चार प्रकार के वाक्य कौन से हुए? बच्चे शरारती हैं, प्रश्न नहीं कर रहा है, नोट भी नहीं है, तो ये हुआ अफर्मेटिव। दूसरा देखिए, हमने उदाहरण लिया था, हम शरारत नहीं करते हैं, इसमें प्रश्न करने वाला शब्द नहीं है लेकिन नोट है। देखिए प्रश्न करने वाला शब्द नहीं है लेकिन नोट है, इसका मतलब ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तीसरा हमने लिया जिसमें प्रश्न करने वाला शब्द हो लेकिन नोट नहीं हो। उदाहरण देखिए, क्या हम पढ़ते हैं, इसमें प्रश्न करने वाला शब्द है लेकिन नोट नहीं है,
तो ये प्रश्न जिसमें हो नॉट नहीं हो तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चौथा, जिसमें प्रश्न करने वाला शब्द भी हो जिसमें नॉट भी हो वो होगा प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, और इसको इंग्लिश में हम कहेंगे इंटेरोगेटिव। दोनों को मिला दो, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, यानी इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, ये सेंटेंस कहलाएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जिसमें प्रश्न भी हो और नॉट भी हो हिंदी के वाक्यों में। जैसे देखिए, इसको हम लिखें क्या हमने पहले बनाया था क्या हम पढ़ते हैं, तो प्रश्न था, नॉट नहीं था, इसमें नॉट और डाल दो, क्या हम नहीं पढ़ते हैं, क्या हम नहीं पढ़ते हैं। इस प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य है तो प्रश्नवाचक चिन्ह है देखिए, और नेगेटिव भी है इसके अंदर, क्या और नहीं, यानी प्रश्न शब्द भी है और नॉट का भी यूज हुआ है, तो वो होगा प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास 4 वाक्य होते हैं, टेंस में ये बनते हैं। किसमें बनते हैं? टेंस से बनने वाले वाक्य केवल 4 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये वाक्यों की जानकारी हो गई है। अब हम मूल उद्देश्य पर आते हैं। आज का जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि हम टेंस से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब हम एक वाक्य लेते हैं, कौन सा वाक्य लेते हैं, जैसे हमने सबसे पहले वाक्य लिया कि बच्चे शरारती हैं, बच्चे शरारती हैं। अब ये एक कौन सा वाक्य है पहले तो ये बताइए, इसमें प्रश्न भी नहीं है और इसमें नॉट भी नहीं है, मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो दोस्तों जब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो आप मुझे बताइए, क्या हम बच्चे की स्पेलिंग नहीं जानते? हम जानते हैं, इसमें बच्चों की स्पेलिंग होती है चिल्ड्रन। होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। हम इसकी इंग्लिश भी जानते हैं, और शरारती होते हैं, बच्चे शरारती हैं, शरारती की स्पेलिंग भी हम जानते हैं, NAUGHTY, नॉटी, ये भी हम जानते हैं। लेकिन जब आपको ये कहा जाता है कि इस हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, तो हम थोड़ा हिचकिचाहट महसूस करते हैं। कारण क्या है दोस्तों? भाषा चाहे कोई सी भी हो, भाषा जो होती है दोस्तों, चाहे वो भाषा हिंदी हो, चाहे वो भाषा अंग्रेजी हो, चाहे वो भाषा संस्कृत हो, वर्ल्ड की कोई सी भी भाषा हो, उसमें प्रत्येक भाषा में वाक्य बनाने का अपना खुद का एक तरीका होता है। जैसे हमने लिखा बच्चे शरारती हैं, ये हिंदी का तरीका है। हम ऐसे भी तो बोल सकते थे कि शरारती हैं बच्चे, या है बच्चे शरारती, ऐसे क्यों नहीं लिखा हमने? बिकॉज एक सिस्टम होता है प्रत्येक लैंग्वेज का, अपनी अपनी लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज है उसका अपना अपना सिस्टम होता है एक, कि किस प्रकार से वाक्य लिखे जाएं। जैसे हम विद्यालय जाते हैं, आपने हिंदी में कहा, तो आपने इस वाक्य को ऐसे क्यों नहीं कहा विद्यालय हम हैं जाते? क्यों नहीं कहा? क्यों? क्योंकि उसका एक सिस्टम है अपना। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश का भी अपना एक सिस्टम होता है, और उस सिस्टम की अगर हम चर्चा करें दोस्तों, बच्चे शरारती हैं, अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं, अंग्रेजी भाषा की बात करूं, तो इसमें देखिए सबसे पहले कार्य को करने वाले व्यक्ति, अर्थात जो कर्ता होता है, उस कर्ता को लिखा जाता है। इसका सिस्टम क्या है इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस बनाने का? और ये सेंटेंस बनाने का सिस्टम है, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कार्य करने वाले व्यक्ति का नाम, अर्थात कर्ता। कर्ता के बाद में हम लिखेंगे सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया? सहायक क्रिया। उसके बाद में दोस्तों हम लिखेंगे मुख्य क्रिया। क्या लिखेंगे? मुख्य क्रिया। उसके बाद में हम लिखेंगे कर्म। ये सिस्टम होता है, और फिर इसके बाद में अदर लिखेंगे। ये जो सिस्टम होता है, ये सिस्टम इंग्लिश का होता है। जैसे हिंदी का अपना सिस्टम है, वो क्या है? सबसे पहले आपने बच्चे शरारती हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल दूसरा और लिया, और उसमें हमने ये लिया कि जैसे मान लीजिए वह सब्जी बेचता है, ये एक वाक्य लिया। मान लीजिए वह सब्जी
बेचता है। तो हिंदी में हमने ऐसे लिखा हुआ है सब्जी बेचता है, ऐसे तो नहीं लिखाना है बेचता वह सब्जी। तो सब लैंग्वेजेज का अपना अपना एक सिस्टम होता है दोस्तों। तो वो हिंदी का सिस्टम ये है कि सबसे पहले कार्य करने वाला, अर्थात आपने क्या लिखा, कर्ता लिखा। उसके बाद में किसको बेचता है, सब्जी को, तो ये कर्म हो गई, ठीक है ना। और ये हो गई, क्या करता है, सब्जी को बेचता है, तो ये हो गई आपकी क्रिया, बेचना। ये क्रिया कौन सी क्रिया है, मुख्य क्रिया, ठीक है। और ये लास्ट में है आपकी हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया। तो ये सिस्टम हिंदी का सिस्टम है। ठीक इसी प्रकार इंग्लिश हम जब जानना चाह रहे हैं तो इंग्लिश का सिस्टम क्या है, इंग्लिश का सिस्टम है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर मेन वर्ब लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर भी कुछ बचता है तो वो बाद में अदर्स लिखनी है। इसको हम सब्जेक्ट कहेंगे, इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, इसको हम मेन वर्ब कहेंगे और इसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है दोस्तों। और फिर कुछ बचता है तो वो अदर्स की कैटेगरी में आएगी। तो ये वाला जो सिस्टम है दोस्तों, हमने बात की, क्या हम बच्चे की स्पेलिंग नहीं जानते, जानते हैं, चिल्ड्रन होती है। क्या शरारत की स्पेलिंग नहीं जानते, जानते हैं, नोटी, बच्चे शरारती हैं, शरारती यानी नोटी। तो हम जब स्पेलिंग सारी जानते हैं तो क्या कारण है कि हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते। दूसरा सेंटेंस आपके सामने, वह सब्जी बेचता है। अब आपसे कहा जाए कि इंग्लिश में लिखिए, तो क्या हम वह की स्पेलिंग नहीं जानते, जानते हैं, ही होता है। सब्जी की स्पेलिंग हम जानते हैं, वेजिटेबल होता है। क्या होता है, वेजिटेबल्स, सब्जियां, सब्जी। बेचना की स्पेलिंग होती है सेल यानी बेचना। तो वह सब्जी बेचता है, हम इसकी इंग्लिश भी जानते हैं, इसकी भी जानते हैं, इसकी भी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम कतराते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमसे ये नहीं हो पाएगा इंग्लिश में ट्रांसलेट। इसीलिए क्या कारण है, कारण ये है दोस्तों कि आपको कर्ता भी पता है, आपको मुख्य क्रिया भी पता है, आपको कर्म भी पता है। हमें टेंस जो चीज निकालनी होती है, टेंस से जो चीज निकालनी होती है, क्या निकालना है टेंस से अपने को ये वाली चीज निकालनी है, हेल्पिंग वर्ब, ये निकालनी है। और जब ये आ जाती है तो इसको हम यहां डाल देंगे। कर्ता हमें वाक्य में दिया हुआ है, वह सब्जी बेचता है, कौन बेचता है, वह, ये कार्य कर रहा है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है। क्या कर रहा है, बेच रहा है, ये मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। किसको बेच रहा है, सब्जी को बेच रहा है, ये कर्म है, सब्जी कर्म है। अब हमें पता नहीं है इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है। अगर हेल्पिंग वर्ब हमें पता चल जाए तो हम आसानी से किसी भी सेंटेंस को बना सकते। तो आज का हमारा जो उद्देश्य है दोस्तों टेंस में, वो हम क्या क्या करेंगे, देखिए। टेंस हम सबसे पहले देखेंगे, टेंस की पहचान करेंगे कि कौन सा टेंस है। कोई वाक्य जो हमें दिया है, हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सा टेंस उसके अंदर है, सबसे पहले उसकी पहचान करेंगे। और जब टेंस की पहचान हो जाती है दोस्तों, तो पहचान के बाद में जब हम पहचान ही कर चुके हैं तो हम देखेंगे कि उस टेंस में अब कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, ये देखना पड़ेगा दोस्तों। और जब हमें ये पता चल गया कि इसमें ये वाला टेंस है और इसमें ये वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो तीसरा जो टॉपिक है दोस्तों वो हमारे पास होगा हाउ टू राइट, कैसे लिखें, हाउ टू राइट, कैसे लिखें। क्या रहेगा दोस्तों, हाउ टू राइट, हाउ टू राइट ए सेंटेंस। जो हमारे पास वाक्य है उसको हम लिखे कैसे, गौर से समझ लीजिएगा। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए तीन ही चीजें जरूरी है और किसी की भी आवश्यकता नहीं है। पहली चीज यह है कि टेंस कौन सा है उसकी पहचान हो जाए। उसके बाद में हम ये देखें कि जब पहचान हो गई है तो हमें देखेंगे कि उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, और ये कहां से निकालेंगे, पहचान से निकालेंगे। तो दो चीजें आपकी है, एक तो टेंस की पहचान और एक हेल्पिंग वर्ब। और तीसरा बिंदु आता है जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, वो है कि हमें जब टेंस का पता चल गया, हमें जब हेल्पिंग वर्ब का पता चल गया,
तो अब हम उसको लिखें कैसे, हाउ टू राइट इन इंग्लिश, क्योंकि प्रत्येक भाषा में लिखने का तरीका अलग अलग है। तो हम अंग्रेजी में लिखना चाह रहे हैं तो उसका तरीका क्या होना चाहिए। और हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि वाक्य 4 प्रकार के बनेंगे टेंस में, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। आज आपके धैर्य की परीक्षा है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने के साथ साथ ये आपको अगर अटेंशन की अगर कमी रही तो टिपिकल भी लग सकता है। इसलिए पेन कॉपी लेके तैयार रहिए, नोट्स अपडेट करिए और बने रहिए। तो दोस्तों ये ठीक उसी प्रकार से है, मान लीजिए एक डॉक्टर है, एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर क्या करेगा मुझे बताइए, डॉक्टर क्या करेगा मुझे बताइए। सबसे पहले डॉक्टर क्या करेगा, बीमारी की पहचान करेगा कि ये जो मरीज मेरे पास आया है इसको बीमारी कौन सी है। करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा बीमारी की पहचान। ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर के पास मरीज आया, उसको कहा लेट जाओ, इंजेक्शन में सिरिंज भरी, दवा भरी और उसको इंजेक्ट कर दिया। उसको पता ही नहीं है कौन सी बीमारी है तो कौन सा इंजेक्शन देगा बताइए। तो सबसे पहली बात, डॉक्टर होने के नाते उसे पता होना चाहिए कि उस व्यक्ति को, उस मरीज को बीमारी क्या है। तो वो सबसे पहले बीमारी की पहचान करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, डायग्नोज करेगा कि बीमारी क्या है। ठीक है। उसके बाद में दूसरी जो चीज आएगी वो ये आएगी कि ये जो बीमारी का पता चल गया कि ये वाली बीमारी है, तो उस बीमारी का इलाज क्या है ये डॉक्टर को पता होना चाहिए। उस बीमारी का इलाज क्या है ये उस डॉक्टर को पता होना चाहिए। और जब वो इलाज उसको मालूम है, बीमारी का मालूम चली गया, इलाज का मालूम चली गया, अब लास्ट में बात ये आती है कि मान लीजिए डॉक्टर को पता चला कि इसको ये वाला इंजेक्शन लगेगा, इलाज पता चल गया, लेकिन सपोज कीजिए अब डॉक्टर को इंजेक्शन लगाना ही नहीं है, तो यहां पर इंजेक्शन लगाने का तरीका भी तो उसको आना चाहिए। अब जब डॉक्टर को बीमारी की पहचान हो गई, उसका इलाज की पहचान हो गई कि ये वाला इसका इलाज है, और इंजेक्शन लगाने का तरीका भी अगर उसको आता है तो वो बीमारी ठीक कर सकता है ना। अब हो सकता है इंजेक्शन लगाने के तरीके का तात्पर्य क्या है दोस्तों, इसका तात्पर्य यह है कुछ इंजेक्शन हाथ में, कुछ पीछे, कुछ कहां, ऐसे लगते हैं। तो आप इसको वाक्यों से जोड़ें दोस्तों इस बात को। मान लीजिए आपको इंग्लिश का डॉक्टर बनना है। अब जब आप इंग्लिश के डॉक्टर ही बनना चाह रहे हैं दोस्तों, तो सपोज कीजिए कि आपके पास जो एक वाक्य आया है, अब आप समझिए इस बात को कि टेंस का मतलब सुनते ही टेंशन, अरे भाई टेंशन भी तो बीमारी है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। बहुत अच्छे तरीके से आपके हर चीज समझ में आएगी कि पहचान, हेल्पिंग वर्ब और हाउ टू राइट कैसे लिखें, इसको इससे समझिए कि अगर आपको इंग्लिश का डॉक्टर बनना है तो सबसे पहले बीमारी की पहचान कीजिए। बीमारी की पहचान का मतलब टेंस कौन सा है इसकी पहचान कीजिए। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 टेंस, तीनों के 4 फॉर्म, इंडिफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, तो 4 3 12। आपके पास टेंस नाम की बीमारी 12 है। डॉक्टर के पास तो अनंत बीमारियां होती है, पता ही नहीं से नहीं कौन सी बीमारी आ जाती है, कभी कोरोना, कभी चिकनगुनिया, कभी डेंगू, कभी मलेरिया, है कि नहीं है। आजकल एक और नई चल रही है स्वास्थ्य से संबंधित है। तो इस प्रकार से डॉक्टर को तो बहुत सारी बीमारियां पहचाननी है। आपको क्या करना है, आपके टेंस नाम की जो बीमारी है, टेंस की पहचान कर लीजिए। बीमारी का पहचान का मतलब क्या है, टेंस की पहचान कर लीजिए। फिर उस टेंस की पहचान आपको होगी तो उसका इलाज ढूंढो, और इलाज किससे होगा पता है। दूसरा पॉइंट क्या है, हेल्पिंग वर्ब से। किससे, हेल्पिंग वर्ब से। तो ये तो हो गई टेंस की पहचान, इलाज का मतलब हेल्पिंग वर्ब। और इंजेक्शन लगाने का तरीके से तात्पर्य यह है दोस्तों कि उसको जब हमें पता है कि ये वाला टेंस है, ये वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो उस वाक्य को हम लिखें कैसे, वो इंजेक्शन है। वाक्य को सही तरीके से अगर आप लिख देंगे मतलब सही इंजेक्शन लग गया। ठीक है दोस्तों, तो हम आज इंग्लिश के डॉक्टर बनने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, टेंस की पहचान और हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी
इन दोनों बिंदुओं को समझेंगे। उसके बाद फिर हमारा काम रहेगा कि वाक्य को कैसे लिखा जाए, हाउ टू राइट ए सेंटेंस इन इंग्लिश, अंग्रेजी में कैसे लिखें। तो तैयार हो जाइए, आपकी मुख्य टॉपिक अब शुरू हुआ है जाके। कहने का तात्पर्य, हम चाहते हैं टेंस की पहचान और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसकी जानकारी हम लेना चाहते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसी क्रम में हम अब शुरुआत करने जा रहे हैं। मान के चलिए हमने यहां पे देखिए दोस्तों, एक टेबल बनाएंगे, आप भी मेरे साथ साथ ड्रॉ कर सकते हैं ताकि टाइमली आपके नोट्स जो हैं वो भी तैयार हो सके। देखिए दोस्तों, इसको एक यहां से अलग कर देते हैं, ठीक है, एक यहां से अलग कर देते हैं। इस प्रकार से आप खुद भी ड्रॉ कर लें और मेरे साथ साथ अच्छे से इसको समझने का प्रयास करें। इसको भी बंद कर देता हूं यहां। देखिए दोस्तों, ये हमने लिया प्रेजेंट। ये एक विवाद का विषय है कि टेंस कोई 2 पढ़ाते हैं, कोई 3 पढ़ाते हैं। हमें टेंस पढ़ना ही नहीं है, हम चाहते हैं टेंस की पहचान हो जाए और उससे कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी ये हो जाए। तो ध्यान से पढ़िएगा। पहला हमने टेंस लिया प्रेजेंट, दूसरा लिया दोस्तों पास्ट, और तीसरा लिया हमने फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। दोस्तों इनमें सबसे पहला जो टाइप होता है सब में वो होता है सिंपल। इसको इनडिफिनिट भी बोलते हैं, लेकिन हम यहां पर लिख रहे हैं सिंपल। सिंपल के बाद दूसरा जो, ये प्रेजेंट में भी सिंपल होता है, पास्ट में भी सिंपल होता है और फ्यूचर में भी सिंपल होता है, ठीक है। इसके बाद हमने दूसरा लिया दोस्तों कंटिन्यूअस। CONTINUOUS, कंटिन्यूअस, ठीक है दोस्तों। तीसरा हमने लिया परफेक्ट, और चौथा हमने लास्ट वाला लिया परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, देखिए इतना तो हम जानते ही हैं कि टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 प्रकार के टेंस हैं, और प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। देखिए, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसी प्रकार ये चारों पास्ट में भी होंगे और ये चारों फ्यूचर में भी होंगे। तो एक टेंस के 4 भाग हैं, दूसरे के 4 हो गए और तीसरे के 4 हो गए, अर्थात 4, 4, 8 और 4, 12 पार्ट है। तो हमें एक वाक्य दिया गया है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो हमें यह खोजना है कि इन 12 टेंस में से उस वाक्य में कौन सा टेंस है। यानी 12 बीमारियां हैं, तो उसमें एक बीमारी कौन सी है उसका पता लगाना है। तो आपको तो 12 बीमारियों का ही डॉक्टर बनना है केवल, इसीलिए हौसला रखिए, आप कर सकते हैं इसको। और हम हैं, KMD क्लासेज है आपके साथ, तो आप जरूर कर सकते हैं, मेरा विश्वास कीजिए। तो देखिए,
दोस्तों इसको समझने के लिए अब आप देखिए, मैं इस प्रेजेंट को यहां लिख देता हूं है। ध्यान से देखना दोस्तों, क्या लिखा मैंने? है। प्रेजेंट को आप है मान के चले। आज तक जो भी पढ़ा है दिमाग से निकाल देना। केवल और केवल आज से ही जो आप पढ़ रहे हैं इसी से पढ़ना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप धड़ल्ले से अंग्रेजी लिखेंगे किसी भी परीक्षा में, चाहे वो एकेडमिक क्लासेज हो, चाहे वो अपने इसकी जो कंपटीशन क्लासेज हो, उस सब में लिखेंगे आप, और प्रत्येक प्रश्न का आपको आंसर आएगा। तो आप समझिए, प्रेजेंट को हमने है लिख दिया है दोस्तों। और इसी तरीके से आप समझें, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, कन्वे करना चाह रहा हूं। अब देखिए, पास्ट में आप समझें इसको पास्ट में आप इसको समझें, इसको ये मान के चलें कि ये है आपका था, थे और थी। और फ्यूचर को आप मान के चले दोस्तों गा, के और गी। देखिए, प्रेजेंट को क्या माना? है। पास्ट को क्या माना? था, थे, थी। है और हूं एक ही बात है, बिल्कुल, हाँ एक ही बात है और हूं, ठीक है ना। और था, थे, थी, फ्यूचर में गा, गे, गी। अब दोस्तों जब प्रेजेंट के ये, आप तो यूं मान के चलिए कि ये इनके अंग्रेजी के नाम है और ये जो मैंने लिखा है वो हिंदी के नाम है, यूं मान के चलिए आप। तो याद रखिएगा, प्रेजेंट यानी है, पास्ट यानी था, थे, थी, और फ्यूचर यानी गा, गे, गी। ओके, ठीक है। अब देखिए सिंपल, अब देखो ये पहला है दोस्तों प्रेजेंट। पास्ट ये मैं यहां नंबर 2 लिख रहा हूं, ध्यान देना अच्छे से। और फ्यूचर में इसको लिख रहा हूं नंबर 3, अच्छे से समझना। अब देखिए, सिंपल में मैंने नंबर लिखा यहां पे 1। क्या नंबर लिखा? 1। अर्थात मैं किस, यहां 1 का तात्पर्य यह है कि मैं यहां जो भी बात करूंगा वो 1 नंबर कौन सा है? प्रेजेंट की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? प्रेजेंट की। पास्ट की बात नहीं करूंगा, फ्यूचर की बात नहीं करूंगा। सिंपल में नंबर 1 लिखा है, मतलब नंबर 1 कौन है? प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट की बात करूंगा। तो देखिए दोस्तों, सिंपल में मैंने लिखा कि क्या आना चाहिए? देखिए, सिंपल का मतलब है ता, ते, ता, ते और ती। याद रह जाएगा ना? सिंपल में क्या लिखना है? सिंपल में आपको लिखना है, देखो नंबर 1 पे आपको लिखना है ता, ते और ती, ठीक है। अब मैं दूसरा नंबर, ध्यान दें, नंबर 2। अब मैं नंबर 2 लिख रहा हूं, इसका मतलब नंबर 2 कौन है? प्रेजेंट तो है नहीं, नंबर 2 कौन है? पास्ट। यानी यहां मैं जो भी लिखूंगा वो किसके लिए लिखूंगा? पास्ट के लिए लिखूंगा। यानी अब देखो, यहां मैं लिख रहा हूं क्रिया में, क्रिया में। अगर आपको ये थोड़े बारीक नजर आ रहे हैं तो आप थोड़ा इसको जूम करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये टेबल थोड़ी बड़ी है तो हो सकता है थोड़ा उसकी बनावट थोड़ी छोटी आ रही हो अक्षरों की, थोड़ा जूम करके देख लेंगे आप। तो क्रिया जो अपन जो सिंपल के बाद नंबर 2 पे जो बात करने जा रहे हैं हम, वो बात करने जा रहे हैं हम नंबर 2 की, अर्थात पास्ट टेंस की। क्रिया के अंत में, ध्यान देना, क्रिया के अंत में आ, कॉमा, ई, कॉमा, ए, आ, कॉमा, ई, कॉमा, ए की मात्रा हो। क्या हो? मात्रा। हम इस टेबल से पढ़ेंगे क्या, आपको पता है? एक तो पढ़ेंगे हम टेंस की पहचान, ध्यान रखना। और दूसरी चीज हम इसी टेबल से जो पढ़ना चाह रहे हैं वो पढ़ना चाह रहे हैं कि जब टेंस हमने पहचान कर ली तो उसका इलाज क्या है। जब बीमारी की पहचान होगी तो उसका इलाज क्या है, अर्थात टेंस की पहचान और हम कौन से हेल्पिंग वर्ब लिखें, ये 2 चीजें हम इस टेबल से निकालेंगे। कोई सा ही वाक्य हो, सब हल होंगे इससे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बने रहिएगा। मैंने पहले ही कहा कि समझाने में टाइम लग सकता है, लेकिन जब आपकी क्लास पूरी हो जाएगी आपको अच्छे से समझ में आएगा।
तो आपको पेशेंस रखना है, क्लास छोड़ के नहीं जाना है बीच में, ठीक है ना। तो देखिए अब आप यहीं तक समझिए। तीसरा मैं और लिख दूं एक यहां पर, फिर अपन नेक्स्ट की बात करेंगे। तीसरा मैं यहां 3 नंबर लगा के लिखूंगा। तो देखिए नंबर 1 किसका है, प्रेजेंट का, तो ये नंबर 1 हो गया प्रेजेंट सिंपल। नंबर 2 है किसका, पास्ट का, तो ये हो गया पास्ट सिंपल। नंबर 3 है किसका, फ्यूचर का, तो यहां हो गया ये फ्यूचर सिंपल। यानी मैं यहां लिख रहा हूं गा, गे और गी, ये नंबर 3 पे है, अर्थात फ्यूचर में है, जो यहां आपके ऑलरेडी लिखा हुआ है। देखो अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे जाने क्या क्या कर रहे हैं, नीचे कुछ नहीं करना है, केवल ये सिंपल में ही थोड़ा सा दिक्कत थी, तो यहां अच्छे से समझ लें आप। देखिए प्रेजेंट को है लिखा, पास्ट को था थे थी लिखा, फ्यूचर को गागेगी लिखा। मेरे साथ बोलिए एक बार, प्रेजेंट यानी है, पास्ट यानी था थे थी, फ्यूचर यानी गागेगी। अब हमने पहला लिखा था सिंपल, दूसरा लिखा था कंटिन्यूस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखिए दोस्तों, सिंपल के अंदर मैंने 3 कॉलम बनाए हैं, 1 2 3, अर्थात जब हम एक की चर्चा करेंगे तो वो एक की चर्चा जो करेंगे दोस्तों, ये एक की चर्चा जो हम करेंगे ये किसके लिए करेंगे, प्रेजेंट के लिए। नंबर 2 की जब हम चर्चा करेंगे, ध्यान देना, नंबर 2 की चर्चा जब हम करेंगे तो दोस्तों नंबर 2, ये नंबर 2 की चर्चा जब हम करेंगे तो नंबर 2 कौन सा आपको पता है, आपको नंबर 2 है पास्ट, तो ये पास्ट सिंपल के लिए लिखा गया है, पास्ट सिंपल के लिए। और नंबर 3 जो है दोस्तों, ये वाला नंबर 3, ये किसके लिए लिखा गया है पता है आपको, ये नंबर 3 है, 3 कौन सा है, फ्यूचर के लिए लिखा गया है, यानी फ्यूचर सिंपल। अब ध्यान दें आप, प्रेजेंट सिंपल अर्थात जिस किसी वाक्य के अंत में क्या है, देखो नंबर 1 पे क्या है, ता ते ती, और प्रेजेंट क्या है, दोनों को एक साथ मिलाओ, ता है, ती है, ते है, वह खेलता है, हम विद्यालय जाते हैं, वह खाना पकाती है। ये सारे के सारे हम जो वाक्य लिखेंगे, जैसे देखिए वह खेलता है, ठीक है, वह खेलता है, हम घर जाते हैं, ठीक है, और वह खाना पकाती है, वह खाना पकाती है। तो देखिए हिंदी में क्या आ रहा है, खेलता है, ता है, हम विद्यालय जाते हैं, ते हैं, और वह खाना पकाती है, तो क्या आया, ती है, ता है, ती है, ते है। तो इसको 2 पार्ट में देखो, है आ रहा है लास्ट में, देखिए है, तो है का मतलब डेफिनेट इसमें प्रेजेंट है, डेफिनेट इसमें प्रेजेंट है दोस्तों। लेकिन कौन सा प्रेजेंट है, क्योंकि प्रेजेंट में तो सिंपल भी है, प्रेजेंट में कंटिन्यूस भी है, प्रेजेंट में परफेक्ट भी है, प्रेजेंट में परफेक्ट कंटिन्यूस भी है। तो दोस्तों प्रेजेंट सिंपल जो है उसमें देखिए ता ते ती, नंबर 1 पे कौन है, प्रेजेंट, तो यानी ये सिंपल में किस पे लागू होगी, प्रेजेंट पे। प्रेजेंट सिंपल ता है, ते है, ती है, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे जो वाक्य हैं इसमें अभी प्रेजेंट सिंपल है, क्योंकि खेलता है, जाते हैं, पकाती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। नंबर 2 पे आइए दोस्तों, नंबर 2 में आप देखिए, नंबर 2 अर्थात सिंपल पे नंबर 2 है, तो सिंपल में नंबर 2 है, तो दूसरा किसका नंबर है, देखिए पास्ट का। ये दूसरी जो बात लिखी गई है ये पास्ट के लिए लिखी गई है, तो पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल में क्या है, देखिए नंबर 2 पे, 2 का मतलब पास्ट, 1 का मतलब प्रेजेंट, 3 का मतलब फ्यूचर, और ये मामला केवल और केवल सिंपल में ही है, जो हम अलग अलग पढ़ रहे हैं तीनों को, बाकी और किसी में भी नहीं है। तो नंबर 2 यानी पास्ट सिंपल में क्या होगा, देखिए हमने लिखा क्रिया के अंत में आ, ई और ए की मात्रा, क्रिया के अंत में आ, ई और ए की मात्रा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, क्रिया के अंत में आ, ई और ए की मात्रा, इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य है मानो हमें एक वाक्य मिला है इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है दोस्तों। मैं आज बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करूंगा, बहुत शानदार वाला टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक है, अच्छे से समझना है, टाइम खूब है आपके पास, हाँ, इसलिए इसको ना तो स्किप करना है वीडियो को, और ना ही आपको अपनी क्लास छोड़ के जाना है, ठीक है, हाँ, नहीं तो बाद में फिर कहोगे ढंग से क्लास ले लेते तो शायद इंग्लिश बनाना आ जाता, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों,
मैं कह रहा हूं कि क्रिया के अंत में आ ई ए की मात्रा हो तो नंबर 2, किस में लिखा, सिंपल में नंबर 2, तो सिंपल तो ये है ही, और नंबर 2 कौन सा है, पास्ट, यानी पास्ट सिंपल की। प्रेजेंट सिंपल की बात हम कर चुके हैं, ता है, ती है, ते है। पास्ट सिंपल यानी क्रिया के अंत में आ ई ए की मात्रा। तो देखिए दोस्तों, मैं यहां लिखूं उसने खाना पकाया, ये एक वाक्य लिखा मैंने, उसने खाना पकाया। ये स्क्रीन पे दिख तो रहा है ना सर, इधर साइड में अगर मैं लिख रहा हूं तो देखना एक बार। हेलो, स्क्रीन पे दिख रहा है इधर वाला? हाँ हाँ, तो देखिए, उसने खाना पकाया। अब मैंने लिखा मैंने पुस्तक पढ़ी। ध्यान देना, इसकी इंग्लिश बनानी है। मैंने खाना पकाया, उसने पुस्तक पढ़ी, ठीक है ना, और वे घर गए। ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं। तो अब आप देखिए, आपने देखा कि उसने खाना पकाया। अब मैंने क्या कहा कि पास्ट सिंपल, देखिए पास्ट सिंपल, सिंपल में नंबर 1 तो प्रेजेंट के लिए है, नंबर 2 पास्ट के लिए है। यानी पास्ट सिंपल की हम पहचान क्या देखें, क्रिया के अंत में आ ई ए की मात्रा। देखिए क्रिया के अंत में, क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें कोई काम करना पड़े, जैसे चलना, उठना, बैठना, गाना, बजाना, रोना, धोना, सोना, हंसना, सब क्रियाएं हैं जिसमें ना लगता हो पीछे, ठीक है ना। तो जिसमें कोई ना कोई कार्य करना होता हो वो क्रिया है, मुख्य क्रिया। तो देखिए उसने खाना पकाया। अब इसमें मुख्य कार्य है पकाना। क्या है भैया, मुख्य कार्य है पकाना। ये पकाना क्रिया है, हम खाने को क्या कर रहे हैं, पका रहे हैं, पकाना क्रिया है। लेकिन इसके हम क्या करें, क्रिया के अंत में आ जाए, जैसे उसने खाना पकाया, देखो आ की मात्रा आ गई क्या इसमें, पकाना में आ की मात्रा, पकाया। नीचे देखिए मैंने पुस्तक पढ़ी, तो आप बताइए इसमें मैंने पुस्तक पढ़ी, इसमें मुख्य क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया है इसमें पढ़ना। क्या है मुख्य क्रिया, पढ़ना। लेकिन मात्रा कौन सी आ गई, पढ़ी, ई की मात्रा आ गई। वे घर गए, इसमें मुख्य क्रिया क्या है, जाना, जाना मुख्य क्रिया है। और वे घर गए, कौन सी मात्रा आ गई जाने में, ए की मात्रा। देखो ए की मात्रा, ई की मात्रा, और पकाया आ की मात्रा। क्रिया के अंत में क्रिया के अंत में आ, ई और ए की मात्रा आ जाए तो हम ये मानेंगे कि ये पास्ट कौन सा है, सिंपल है। सिंपल में 1 2 3, यानी 1 प्रेजेंट का, 2 पास्ट का, अब 3 फ्यूचर का। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है दोस्तों, क्रिया में आ की मात्रा। अब हमने लिखा कि जैसे मान लीजिए हमने लिखा वह घर जाएगा, ये एक सेंटेंस लिखा, वह घर जाएगा। अब आप यहां ये कह सकते हैं कि जाएगा यानी मुख्य क्रिया क्या है, जाना। अब जाएगा में भी, गा में भी तो आ की मात्रा आ गई ना, तो आप ये कहेंगे क्या ये भी पास्ट सिंपल है? नहीं दोस्तों, क्योंकि गा गे गी अलग से ही हमने किस में लिखा है, देखो गा गे गी फ्यूचर में लिखा है। और तीसरे पॉइंट पे ध्यान दीजिए, सिंपल में गा गे गी, तो तीसरा कौन सा है, तीसरा है फ्यूचर। अर्थात ये गा गे गी में भी आ की मात्रा है, लेकिन पर्टिकुलरली गा गे गी हमने फ्यूचर में दे दिया है। तो गा गे गी के अलावा जो भी आ की मात्रा है, जाएगा फ्यूचर में, ठीक है ना, जाएगी फ्यूचर में, बनाएंगे हम कुछ ना कुछ प्लान बनाएंगे तो फ्यूचर में। लेकिन इसके अलावा जैसे पुस्तक पढ़ी, वह जो है खेलने गई, ई की मात्रा, ठीक है ना, क्रिया में आ ई ए की मात्रा आ जाए तो वो पास्ट सिंपल रहेगा, लेकिन उसमें गा गे गी शामिल नहीं है, ठीक है। तीसरा आएगा क्रिया में, देखिए गा गे गी आए, जाएगा जाएगी जाएंगे, खेलेगा खेलेगी खेलेंगे, खाएगा खाएगी खाएंगे, पकाएगा पकाएगी पकाएंगे। तो ये हो गई आपकी सिंपल की बात। प्रेजेंट सिंपल हो गया है, पास्ट सिंपल हो गया है, और फ्यूचर सिंपल हो गया है, ठीक है दोस्तों। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल।
तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि क्रिया में आ ई ए की मात्रा जो है वो किस टेंस में आती है, पास्ट सिंपल में आती है। ठीक है दोस्तों, तीसरा फ्यूचर का हो गया, गागेगी आए तो फ्यूचर हो ही जाएगा, तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है। तो समझने वाली बात केवल प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में थी कि प्रेजेंट सिंपल में देखो प्रेजेंट यानी है तो क्या हो गया, ता है, ती है, ते है। पास्ट यानी था, ते, थी, तो क्रिया के अंत में आ ई ए की मात्रा आए। ठीक है, क्रिया के अंत में आनी चाहिए भाई। तो अब देखिए आगे चलो, प्रेजेंट, अब दूसरी बात आ गई अपने कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट खत्म हो गया है सिंपल वाला, अब बात करेंगे प्रेजेंट के कंटिन्यूअस की। तो कंटिन्यूअस में देखिए दोस्तों, कंटिन्यूअस की जो पहचान है वो है हिंदी के वाक्यों की रहा, रही और रहे। क्या है दोस्तों, रहा, रही और रहे, ये पहचान है। अब देखिए रहा, रही, रहे और प्रेजेंट यानी है, पास्ट यानी था, ते, थी, फ्यूचर यानी गागेगी। अगर मैं इस कंटिन्यूअस को इससे जोड़ूं, रहा है, रही है, रहे हैं, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर मैं इसको पास्ट से जोड़ूं, रहा था, रही थी, रहे थे, तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर मैं इसको फ्यूचर से जोड़ूं, जैसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का हो जाएगा। ठीक है ना, तो जा रहे हो? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, जाओ ना, जाओ, चाबी छोड़ देना ना। हाँ ठीक है, ओके। देखिए दोस्तों, तो कंटिन्यूअस को प्रेजेंट के साथ मिलाएंगे, रहा है, रही है, पास्ट के साथ मिलाएंगे, रहा था, रही थी, रहे थे, फ्यूचर के साथ मिलाएंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने यहां लिखा कि वह बाजार जा रहा है। अब बताइए टेंस कौन सा है, क्योंकि हम चाहते ही क्या है, टेंस की पहचान करना चाहते हैं। उसके बाद टेंस की पहचान हो जाएगी तो हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे, और हेल्पिंग वर्ब और टेंस हो गई तो इंजेक्शन लगाने का तरीका अर्थात वाक्य को कैसे लिखें। तीन ही चीजों में आपको इंग्लिश लिखना आएगी, ध्यान देना। टेंस की पहचान, हेल्पिंग वर्ब और वाक्य को लिखने का तरीका। तो हम अभी पहली स्टेज में चल रहे हैं, टेंस की पहचान। ठीक है, तो वह बाजार जा रहा है। देखिए ये जो है रहा है, इस पे ध्यान दीजिए। देखो हम अगर इस वाक्य में देखें तो ही कार्य, वह बाजार जा रहा है, यानी ही है कर्ता, कारक चिन्ह होते हैं, कार्य किसने किया वो करता है, तो कार्य वह बाजार जा रहा है तो वह नहीं किया यानी ही। कहां जा रहा है, कहां को, यानी कर्ता ने कर्म को, कर्म का चिन्ह होता है को, कहां को जा रहा है वो बाजार को, तो ये आपका कर्म है। और जाना मुख्य क्रिया है, देखिए मुख्य क्रिया है इसमें जाना, तो जा आ गया, जाना, जा रहा है। अब ये रहा है क्या है ये समझ में नहीं आ रही। देखो कर्ता भी आ गया, कर्म भी आ गया, मुख्य क्रिया भी आ गई। अब ये क्या है दोस्तों, ये हिंदी में जो ये शब्द लिखा हुआ है ये हिंदी के वाक्य की हेल्पिंग वर्ब ही तो है। क्यों है ये हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हमें इस वाक्य को जब हमने देखा कि वह बाजार जा रहा है, तो ये जो शब्द है रहा है, यही तो बता रहा है कि है यानी तो क्या है, देखो प्रेजेंट है, और रहा यानी क्या है, रहा यानी है आपका कंटिन्यूस। देखो रहा, रही, रहे, तो हमने इसमें देख लिया कि सीधा सही कि इसमें टेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो हमने ये जो शब्द था इसको हम क्या कहेंगे, हिंदी के वाक्यों की हेल्पिंग वर्ब ही तो कहेंगे, क्योंकि ये हेल्प कर रहा है, हमारी सहायता कर रहा है हमारी, कि इसको देख के आप टेंस का पता लगा लो, ये हेल्प कर रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब है हिंदी के वाक्य की। लेकिन हम इसको बनाना चाहते हैं अंग्रेजी में, तो हमें हेल्पिंग वर्ब हिंदी की थोड़ी चाहिए, हमें हेल्पिंग वर्ब अंग्रेजी के वाक्य की चाहिए, इसीलिए इसी से ही हम हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश की निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए अगर मैं इसको यहां से हटा दूं, अभी तो हमने पता लगा लिया है यानी प्रेजेंट, रहा यानी कंटिन्यूस, तो यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। हम पढ़ क्या रहे हैं, टेंस की पहचान, अभी केवल पहचान चल रही है। ठीक है ना, अब देखिए दोस्तों, अगर मैं इसको यहां पे लिख दूं कि वह बाजार जा रहा था, ऐसे कर दूं मैं। अब बताइए,
अब बताओ, था यानी क्या हो गया, पास्ट, और रहा यानी क्या हो गया, बताइए, कंटिन्यूस। रहा, रही, रहे, तो ये वाक्य हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूस। किसमें हो गया दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूस में। पहले है था तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, अब था आ गया तो पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है ना। अगर ऐसे ही लिख दें, वह बाजार, आपको कहा कि आपका दोस्त रवि कहां है, तो कहां जा रहा है, तो हमें पता नहीं कहां जा रहा है, तो आपको पता नहीं कहां जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि वह बाजार जा रहा होगा। कहां, बाजार जा रहा होगा, आप यही तो कहेंगे, वह बाजार जा रहा होगा, यही तो कहेंगे आप, और क्या कहेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं वो कहां जा रहा है। तो हमारी अब हिंदी के वाक्य की पहचान क्या हुई, रहा और होगा, गागेगी फ्यूचर, रहा कंटिन्यूस। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि आपके इस हिंदी के वाक्य में टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस, इसीलिए अब अंग्रेजी में हम बनाएंगे तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस में बनेगा। तो पहचान ही उद्देश्य है अभी, फिर पहचान होने के बाद में कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, ठीक है। उसके बाद में तीसरा टॉपिक कि वाक्यों को कैसे लिखे, फिर हमारा टॉपिक खत्म ही है। ओके, तो हमने ये देखिए, वह बाजार जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, जा रहा था पास्ट कंटिन्यूस, जा रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक है दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूं आप अच्छे से समझ रहे हैं इसको। आगे देखिए, इसके बाद में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में आएंगे। सिंपल हो गया, कंटिन्यूस हो गया, पहचान में परफेक्ट में आइए दोस्तों। परफेक्ट में ध्यान दें, इसकी हिंदी के वाक्यों की पहचान होती है चुका, चुकी, चुका, चुकी और चुके। ये हिंदी के वाक्यों की पहचान है परफेक्ट की। अब मैं ये नहीं कर रहा हूं कि प्रेजेंट की है, पास्ट की है, फ्यूचर की है। प्रेजेंट की क्या है, चुका, चुकी, चुके। अब देखिए, हमारे पास वाक्य है, वह घर जा चुका है, ये लिखा है मैंने, यहां ध्यान दो। तो वह घर जा चुका है, वह तो हो गया आपका कर्ता, क्योंकि कार्य इसने किया है। कहां को गया, कर्ता ने कर्म को, अर्थात कारक चिन्ह है ना, को किसका चिन्ह है, कर्म का। कहां को गया, घर को, तो ये है आपका कर्म। कर्ता हो गया, कर्म हो गया। जाना मुख्य क्रिया हो गई है, जिसमें ना लग सके, उठना, बैठना, चलना, रोना, धोना, खाना, पीना, ये मुख्य क्रिया हो गई है दोस्तों। अब बताइए, कर्ता हो गया, कर्म हो गया, मुख्य क्रिया हो गया, ये जो शब्द बचा है ये क्या है, ये हिंदी के वाक्य की सहायक क्रिया है। ये बताना चाह रही है कि मुझे देख के पता कर लो कौन सा टेंस है, मैं सहायता करूंगी। अब मैंने कहा है क्या, प्रेजेंट, फिर चुका। अब देखिए, चुका यानी ता तेती नहीं है, क्रिया में आ ए ई नहीं है, ठीक है ना, गागेगी नहीं है, यानी ये नहीं है, सिंपल वाला। कंटिन्यूस में आओ, रहा, रही, रहे भी नहीं है। परफेक्ट में आओ, चुका, चुकी, चुके, यानी ये चुका, चुकी, चुके कह रहा है कि मैं परफेक्ट हूं। क्या कह रहा है, परफेक्ट हूं। अब किसका परफेक्ट है, आगे देखिए, चुका है, वह घर जा चुका, चुका है यानी प्रेजेंट, तो प्रेजेंट के साथ परफेक्ट बोलिए, प्रेजेंट परफेक्ट। चुका है, चुकी है, चुके हैं। अब मैं कहूं कि इसको चुका है की जगह हम लिख दें यहां पे वह घर जा चुका था, लिख देवे। क्या लिख देवे, वह घर जा चुका था। हमने चुका था लिख दिया है भाई। अब चुका था, इसका तात्पर्य क्या हुआ, वह घर जा चुका था। अब देखिए, चुका तो वही परफेक्ट रहेगा, था, अब देखिए पहले है तो प्रेजेंट था, अब था आ गया, यानी था, थे, थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका टेंस अब परफेक्ट के साथ। अब क्या लगेगा, पास्ट, पास्ट परफेक्ट हो गया, चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसी प्रकार चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, तो फिर वो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। पहचान पढ़ रहे हैं हम, कैसे पता करें कि कौन सा टेंस है। अब देखिए, तीसरा कंप्लीट हो गया है अपना परफेक्ट वाला। अब हम आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। तो देखिए इसकी पहचान,
देखिए परफेक्ट की पहचान चुका चुकी चुके थी, और परफेक्ट कंटिन्यूस की जो पहचान है ध्यान देना, कंटिन्यूस में क्या आया था बताइए? कंटिन्यूस में आया था रहा, क्या आया था? रहा, देखो कंटिन्यूस में आया था, देखो ये रहा कंटिन्यूस, रहा रही रहे, यानी रहा रही और रहे, ठीक है। अब परफेक्ट जो है यहां था चुका चुकी चुके, तो यहां परफेक्ट कंटिन्यूस को थोड़ा अलग बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस। देखिए हम यहां करेंगे दोस्तों, देखिए से रहा, से रही और से रहे, ये इसकी पहचान है, ठीक है। से रहा, से रही, से रहे। अब देखिए अगर आपको वाक्य दे, यहां एक चीज ध्यान रखना कि यहां रहा रही रहे जो आया है आपका, ये रहा रही रहे कंटिन्यूस में भी था, यहां परफेक्ट कंटिन्यूस में भी है, तो रहा रही रहे के साथ ये जो से आया है दोस्तों, ये से हमेशा टाइम से पहले आना चाहिए, समय को बताने वाला होना चाहिए। किसको बताने वाला? समय को बताने वाला होना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन अभी। मान लीजिए मैंने यहां लिखा वह 2 घंटे से पढ़ रही है, ये लिखा, ध्यान से पढ़िए इसको, क्या लिखा? वह 2 घंटे से पढ़ रही है। अब दोस्तों गलती मत कर देना पहचान करने में, क्योंकि आपने अब तक ये देखा है कि हमने देखा कि लास्ट में क्या आ रहा है? ये आ रहा है, इसी से हिंदी के वाक्य की हम सहायक क्रिया समझ लेते थे इसको, और वहां तक सही भी था, लेकिन बीच में भी देख लेना कहीं, क्योंकि यहां इसमें अब और एक नई चीज आई है से, तो इसमें से आया है, देखो वह 2 घंटे से पढ़ रही है। तो यहां हम पहचान जब करेंगे तो देखिए है, हमने पढ़ा है कि प्रेजेंट का होता है, तो यहां से तो निकल गया आपका प्रेजेंट, ठीक है। रहा रही रहे यहां से आप निकाल देंगे कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूस है, लेकिन अब ऊपर ध्यान नहीं दिया आपने, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाएंगे इसको, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहा है रही है रहे हैं आता है, अच्छी बात है, देखो प्रेजेंट और ये कंटिन्यूस रहा है रही है रहे हैं। लेकिन हमने देखा है कि परफेक्ट कंटिन्यूस में से रहा, से रही, से रहे आता है, तो इसमें से है, देखो ऊपर ये रहा है कि नहीं है बताओ? तो अब इसको भी परिभाषा में शामिल करें कि नहीं करें, कब तो करना है कब नहीं करना है। मैंने ये कहा है कि परफेक्ट कंटिन्यूस में जो से आता है ये किसके लिए आता है दोस्तों? टाइम के लिए, अर्थात समय के साथ इसका यह आना चाहिए, समय से पहले। अगर नहीं आया, मान लो वाक्य ऐसा भी तो हो सकता है ना आपका कि मान लीजिए वाक्य ऐसा भी हो सकता है कि वह पेन से, किससे? वह पेन से लिख रही है, ऐसे भी तो हो सकता है ना। अब देखो इसकी पहचान करेंगे अपन, है प्रेजेंट, रहा रही रहे कंटिन्यूस, लेकिन अब ये देखो से है कि नहीं है, क्योंकि से क्यों देख रहे हैं? अब तक तो देखने की आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि पहचान में से भी है हमारे, तो इसीलिए से पर नजर डालनी है, चाहे कोई सा ही वाक्य हो। भाई रहा है रही में से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम देखेंगे इसमें से आ रहा है, देखो ये रहा, वह पेन से लिख रही है। अब इसमें है भी है, रही भी है और से भी है, तो से रही है। लेकिन ध्यान देना, मैंने कहा था कि ये जो से है ये टाइम को बताने वाला होना चाहिए। किसको बताने वाला? टाइम को बताने वाला। तो अब इस से पहले देखो क्या आया है, वह पेन से लिख रही है। किससे लिख रही है? पेन से। और पेन एक वस्तु है, ना कि समय। ये पेन जो है ना, ये समय नहीं है। क्या नहीं है? समय नहीं है। इसलिए हम इस पेन के बाद में ये जो से आया है इसको पहचान में शामिल नहीं करेंगे, हटा देंगे इसको हम। बचा क्या हमारे पास? रही और है। क्या बचा?
रही और है। अब है यानी देखो प्रेजेंट, रहा रही रहे क्या, कंटिन्यूस, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है दोस्तों। अब इस वाक्य को देखिए, वह 2 घंटे से पढ़ रही है, तो है आया है यानी प्रेजेंट, रही आया है यानी कंटिन्यूस, लेकिन ऊपर देखिए इसमें से आया है क्या, हाँ आया है। अब देखिए से पहले क्या है, 2 घंटे। बताइए दोस्तों 2 घंटे आपका इसमें टाइम दिया है कि नहीं दिया? 2 घंटे टाइम ही तो होता है, कोई वस्तु थोड़ी होती है। टाइम आया है, टाइम आया है तो हम इसमें से को परिभाषा में शामिल करेंगे। तो इसकी पहचान क्या हो गई, से भी हो गई, रही भी हो गई और है भी हो गई, से रही है। अब देखो है यानी प्रेजेंट, ठीक है, और से रहा, से रही, से रहे, से रहा, से रही, से रहे, परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी इसमें है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी जगह यहां पे पढ़, वह 2 घंटे से पढ़ रही थी कर देंगे, था थे थी, तो वो कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। वह 2 घंटे से पढ़ रही होगी कर देंगे तो वो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, था थे थी, गागेगी, से रही है, से रहा था, से रहा होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार वो किसका हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का हो जाएगा। अगर है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, था है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, 2 घंटे से पढ़ रही होगी, खेल रही होगी, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें एक चीज आप विशेष जो ध्यान रखने की है वो ये है क्या, कि से को शामिल कब तो करें और कब नहीं करें। ध्यान देना, से को शामिल कब तो करें और कब नहीं करें, वो चीज हमारी क्लियर हो गई है। यदि से पहले समय आया है तो वो शामिल होगी, और से पहले समय नहीं आया है, कोई और चीज आई है, जैसे वह क्या कहते हैं, जो फुटबॉल से खेल रही है, किससे खेल रही है, फुटबॉल से। अब फुटबॉल से पहले फुटबॉल है, फुटबॉल एक वस्तु है, तो हम इस से को परिभाषा में, पहचान में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमने देखा कि टाइम से पहले से आना चाहिए। तो दोस्तों ये जो टाइम होता है ना, ये टाइम जो है ये आप 2 तरह का होता है। एक तो होता है निश्चित, कौन सा, निश्चित समय, और एक होता है अनिश्चित समय। तो निश्चित और अनिश्चित समय के लिए हमारी जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो टाइम आता है, इसमें निश्चित और अनिश्चित दोनों प्रकार के आते हैं। तो निश्चित समय जो आता है उसको दिखाने के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, SINCE, और अनिश्चित समय को व्यक्त करने के लिए फॉर का यूज करते हैं। जैसे अब अनिश्चित और निश्चित क्या है ये अलग से आपको बाद में समझा देंगे, क्योंकि जिसमें पता ही नहीं, जैसे 2 घंटे से, अब 2 घंटे कौन से, सुबह 12 बजे से 2 बजे तक है कि 2 से 4 है कि 4 से 6 है, पता ही नहीं है। 2 साल कौन से 2 साल, 2010 से 12 तक या 12 से 14 तक या 23 से 25 तक, पता ही नहीं है। इसलिए ऐसे 2 दिन, 2 घंटे, 2 वर्ष, ऐसे जो समय होते हैं वो अनिश्चित समय होते हैं, उसमें फॉर का यूज हो। निश्चित समय, जैसे घड़ी का समय है 4 बजे, 4 बजे से पढ़ रहा है तो निश्चित समय है। सुबह से पढ़ रहा है, सुबह होने का एक निश्चित समय है, दोपहर होने का एक निश्चित समय है, शाम होने का एक निश्चित समय है, सुबह शाम दोपहर। 2023 से वो ये काम कर रहा है तो 2023 जो है वो निश्चित समय है। जनवरी से वो ये काम कर रहा है तो जनवरी भी निश्चित है। ठीक है दोस्तों, लेकिन 2 महीने, 3 महीने, 2 साल ये निश्चित नहीं है, तो उनमें फॉर आएगा, बाकी जो निश्चित है उसमें सिंस आएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब जब हम समस्त प्रकार के जो हम टेंस हमारे पास जो थे, कौन कौन से थे, देखिए दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं। हम चाहते हैं टेंस की पहचान। देखो दोस्तों, टेंस है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 प्रकार के। प्रेजेंट को है मानिए, पास्ट को था थे थी मानिए, फ्यूचर को गागेगी मानिए। अब हम बात करें प्रेजेंट सिंपल, तो सिंपल में मैंने नंबर 1 लगाया है क्योंकि प्रेजेंट 1 नंबर है, पास्ट 2 नंबर है, फ्यूचर 3 नंबर है। हमने ये व्यवस्था अपने हिसाब से की है नंबर की, 1 2 3, ठीक है ना, तो समझने के लिए। तो प्रेजेंट 1 नंबर है तो मैंने सिंपल में 1 लिखा कि ता ते ती प्रेजेंट की पहचान, सिंपल की पहचान है। कौन से सिंपल की, प्रेजेंट सिंपल की। तो इसको इसके साथ बोलेंगे,
ता है, ती है, ते है। तो ये हो गया प्रेजेंट सिंपल। नंबर 2 यानी पास्ट के साथ बोलो, क्रिया के अंत में आ, ई, ए की मात्रा, तो पास्ट सिंपल। ठीक है, मैंने खाना खाया, मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने होमवर्क किया, है ना, वो जयपुर गए। इस प्रकार से आ, ई, ए की मात्रा क्रिया में होनी चाहिए। क्रिया है चलना, बैठना, उठना, गाना, नहाना, धोना, सोना, खेलना, ये सब क्रियाएं हैं जो हम काम करते हैं। ये अनंत होती है, बहुत सारी क्रियाएं, एक्शन जितने हैं उतनी क्रियाएं हैं। ठीक है ना। तीसरा गागेगी अर्थात जाएगा, जाएगी, जाएंगे। इसमें भी आ, ए, ई की मात्रा है। देखो आ, ए, ई की मात्रा है, लेकिन गागेगी को आप इसमें शामिल नहीं करें आ की मात्रा में, इस क्योंकि ये अलग से ही लिख दिया है हमने। ठीक है, तो ये हो गई। इसके बाद में कंटिन्यूस में रहा, रही, रहे, परफेक्ट में चुका, चुकी, चुके, परफेक्ट कंटिन्यूस में से रहा, से रही, से रहे। ये चारों जो पार्ट है जिस टेंस के भी हैं उसके साथ मिला के बोलेंगे। जैसे प्रेजेंट में बोलेंगे चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट में बोलेंगे चुका था, चुकी थी, चुके थे। फ्यूचर में बोलेंगे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। तो इस प्रकार की ये पहचान है। अब हम देखते हैं दोस्तों, देखिए इधर सिंपल की हम बात करें, कंटिन्यूस की, परफेक्ट की, परफेक्ट कंटिन्यूस की, तो यहां कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपकी पहचान हो जाए कि इस वाक्य में कंटिन्यूस नाम आ रहा है, जैसे चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूस हो, तो इसमें ध्यान देना, हम जब वाक्य लिखते हैं तो उसमें हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आती है उसमें ING यूज होती है। ध्यान देना, क्या यूज होती है? कंटिन्यूस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं। खेल रहा है तो प्ले और ING प्लेइंग, रीड रीडिंग, ईट ईटिंग। ठीक है, घोड़े की सवारी करना, राइड से राइडिंग। ठीक है ना, राइट लिख रहा है तो राइटिंग। कंटिन्यूस अगर नाम आ जाए कहीं भी, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूस हो, और इतना ही नहीं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, देखो कंटिन्यूस का नाम आ रहा है तो उसमें भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आएगी। चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो। यानी कहने का तात्पर्य यह है, कभी भी अगर टेंस की पहचान करते समय अगर कंटिन्यूस नाम आ गया, चाहे वो अकेला हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, तो भी, और शायद परफेक्ट के साथ आए तो भी, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, तो भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आपको लगाना है। ये ध्यान रखना है। और अगर परफेक्ट अकेला आए, ध्यान देना, कंटिन्यूस की बात हो गई, परफेक्ट यदि अकेला आए तो ध्यान देना इसमें आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अकेले का तात्पर्य ये कंटिन्यूस साथ में नहीं हो। कंटिन्यूस जब आ जाता है तो कंटिन्यूस का काम भारी रहता है, क्योंकि वो वर्तमान में जारी रहता है ना, उसको कंटिन्यूस कहते हैं। लिख रहा है, पढ़ रहा है, खेल रहा है, क्योंकि अभी हो रहा है वो, तो उसका वेटेज ज्यादा रहता है। परफेक्ट अकेला आए, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए, पास्ट परफेक्ट आ जाए, फ्यूचर परफेक्ट आ जाए, यानी चुका है आ जाए, चुका था आ जाए, चुका होगा आ जाए, तो परफेक्ट आ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तो परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, इसकी बात हो ही गई। परफेक्ट के साथ कंटिन्यूस आ रहा है तो इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि कंटिन्यूस नाम आ रहा है इसमें। देखो इसमें भी कंटिन्यूस आ रहा है, इसमें भी कंटिन्यूस आ रहा है, तो आपको इसमें क्या करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगानी है, क्योंकि कंटिन्यूस नाम आ रहा है इसमें। ठीक है, रही बात सिंपल की, तो सिंपल में जनरली फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंट और पास्ट में डिस्प्यूट होने की वजह से वो कभी कभी सेकंड फॉर्म आ जाती है पास्ट में, सिंपल में, तो हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। अब देखिए, ये हो गई पहचान की बात। किसकी बात हो गई? पहचान की। अब इसमें क्या करना है, देखिए हम इनकी दूसरी जो पॉइंट पे, पहचान के बाद दूसरा जो पॉइंट था हेल्पिंग वर्ब की चर्चा करते हैं। कौन सी सहायक क्रिया आती है? पहचान से ही हमें पता चलेगा कि ये वाली लिखनी है, तो अब हेल्पिंग वर्ब की चर्चा करते हैं अपन। देखिए दोस्तों, मैं इसको और इसको अभी छोड़ रहा हूं ताकि हम अच्छे से समझ सके। तो देखिए, हमने चर्चा की थी कि वाक्य, शुरू में जो चर्चा की थी वो पॉइंट अब काम में आ रहा है। हमने क्या चर्चा की थी कि वाक्य कितने प्रकार के हैं। टेंस में हमारे वाक्य जो थे वो केवल और केवल 4 प्रकार के वाक्य थे दोस्तों।
कितने प्रकार के दोस्तों? 4 प्रकार के। अब आपको नाम तो पता हो गई, बोलिए कौन कौन से। एक तो था सकारात्मक वाक्य, एक था नकारात्मक वाक्य, एक था प्रश्नवाचक वाक्य, एक था प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो चाहे कोई सा ही वाक्य हो, ठीक है, चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, चाहे प्रश्नवाचक हो चाहे प्रश्नवाचक नकारात्मक हो, कोई सा ही वाक्य हो, यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो कोई सा ही वाक्य हो। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसकी अगर पहचान हो गई कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है इज, आर और एम। क्या यूज करनी है? इज, आर और एम। अब आप सोचेंगे कि ये तो 3 हो गई, अब और दिक्कत हो गई, कौन सा काम में लेवे, इज लेवे कि आर लेवे कि एम लेवे, इसकी चर्चा भी हम करेंगे दोस्तों। पास्ट कंटिन्यूस में आपको यूज करना है दोस्तों वाज और वर। कौन सी यूज करनी है? वाज और वर, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर फ्यूचर कंटिन्यूस है तो हम इसमें यूज करेंगे, फ्यूचर सिंपल में देखिए क्या यूज करेंगे हम इसमें, यूज करेंगे एक तो सेल, SHALL, और एक विल। ये 2 चीजें यूज करेंगे, सेल और विल। और फ्यूचर कंटिन्यूस में यूज करेंगे हम सेल के साथ बी और विल के साथ भी बी, सेल बी और विल बी। ये 2 हमने छोड़े हैं, इनकी चर्चा हम सभी के बाद में करेंगे। इसके छोड़ने का एक छोटा सा रीजन है, कोई बड़ी बात नहीं है, उसको भी हम समझेंगे। तो देखिए दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या आएगा? इज, आर, एम। पास्ट कंटिन्यूस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? आप इसको यूं समझिए, किसी व्यक्ति को मलेरिया हो गया तो मलेरिया का इंजेक्शन। अब मान लीजिए वह पुस्तक पढ़ रहा है, देखो रहा है तो कौन सी बीमारी? प्रेजेंट कंटिन्यूस बीमारी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस बीमारी में अब इंजेक्शन कौन सा लगाना है आपको? इंजेक्शन लगाना है इज, आर, एम का। अगर उस प्रेजेंट कंटिन्यूस बीमारी में आपने इंजेक्शन वाजवर का लगा दिया तो गलत हो गया, उसमें इंजेक्शन सेल बी विल बी का लगा दिया तो गलत हो गया, उसका इलाज ही नहीं होगा पेशेंट का, ठीक है ना। इसलिए जो बीमारी है उसी का इलाज लगाना है, ठीक है ना। अब इसमें कह रहे हैं कि 3 क्यों आ गए? अरे भाई किसी के कम डोज से काम चल जाता है और किसी के हाई डोज से काम चलता है, ठीक है ना। 250 mg की दवा काम नहीं करे, 500 mg की दो। तो इसलिए क्या होता है, कार्य करने वाले जो कर्ता होते हैं वो एकवचन भी होते हैं और बहुवचन भी होते हैं। एक व्यक्ति है तो एकवचन, एक से ज्यादा है तो बहुवचन। तो जब कार्य करने वाले व्यक्ति एकवचन है तो एकवचन की सहायक क्रिया में, एकवचन की हेल्पिंग वर्ब में जनरली एस आता है, ध्यान देना एस, ठीक है ना। तो ये इज जो है ये किसके लिए है? ये है एकवचन कर्ता के लिए। किसके लिए? एकवचन कर्ता को हम बोलते हैं सिंगुलर। क्या बोलते हैं? सिंगुलर, एकवचन कर्ता। और आर किसके लिए है? बहुवचन के लिए, इसको हम बोलेंगे प्लूरल। क्या बोलेंगे? प्लूरल। और एम किसके लिए है? ये विवाद का विषय है कि साहब आई जो है एकवचन है कि बहुवचन है, तो ये आई के लिए अलग ही बना दी इसमें एम। तो मैं, आई का मतलब मैं, आई आ जाए, मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं है या हूं एक ही बात है। और रहा या गया यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस बीमारी है इसमें, मैं खेल रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूस बीमारी है। अब इसके मैं खेल रहा हूं तो इंजेक्शन अब इज भी काम नहीं करेगा, आर भी काम नहीं करेगा, ये वाला काम करेगा एम। तो आई एम। और कंटिन्यूस आई गया तो खेलना को प्ले बोलते हैं। कंटिन्यूस में देखिए आईएनजी लगता ही लगता है, ध्यान रखना है इसका, कंटिन्यूस कहीं भी आ जाए आईएनजी। तो आई एम प्लेइंग, क्योंकि आई के इंजेक्शन कौन सा लगेगा? एम का। वह खेल रहा है, वह एक है, अकेला है, तो अकेले यानी इज। सिंगुलर का मतलब है एस वाली, ध्यान रखना, एक वचन कर्ता में एस वाली सहायक लगती है जनरली, ठीक है ना। तो इज, आर, एम ये हो गया, इसीलिए एक से ज्यादा है। जैसे पास्ट कंटिन्यूस में ये वाज आ गया तो ये एक वचन की है। कौन से कर्ता की है? एक वचन, एक वचन के लिए। वर जो है इसमें एस नहीं है तो बहुवचन। अब कर्ता कब तो एक वचन होता है, कब बहुवचन होता है, ये हम अलग से पढ़ लेंगे, अच्छे से समझाएंगे आपको कि कौन सा एक वचन है कौन सा बहुवचन है। लेकिन आप सिर्फ ये समझे कि इज, आर, एम में से इज एक वचन की है, आर बहुवचन की है, एम आई की है। वाज वर में इसमें ऐसा रहा है ना, तो ये एक वचन की है, ये बहुवचन की है।
ठीक है। और फ्यूचर जो टेंस है ना दोस्तों, ये इसमें एक वचन के लिए क्या आए, एक वचन के लिए क्या आए और बहुवचन के लिए क्या आए। अब इस पे चर्चा जब हम कर ही रहे हैं तो इसको भी ढंग से समझ लेते हैं। देखो, प्रेजेंट और पास्ट, इसमें प्रेजेंट और पास्ट टेंस चाहे कोई सा भी हो, वो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पूरा प्रेजेंट और पूरा पास्ट, इसमें एस वाली सहायक क्रिया एक वचन की और बिना एस वाली बहुवचन की। अगर सहायक क्रिया एक ही है तो एक वचन के लिए भी वही होगी और बहुवचन के लिए भी वही होगी, ठीक है। लेकिन अगर बात फ्यूचर की आ जाए दोस्तों, देखो फ्यूचर की आ जाए, चाहे वो सिंपल हो, चाहे कंटिन्यूस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस हो तो अगर बात किसकी आ जाए दोस्तों, फ्यूचर की आ जाए, तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं बात कर रहा हूं केवल फ्यूचर टेंस की, क्योंकि इसमें कंफ्यूज होते हैं लोग कि कब तो सेल का यूज करें और कब विल का यूज करें हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो दोस्तों फ्यूचर टेंस में ध्यान देना कि एक वचन के लिए क्या लिखें, बहुवचन के लिए क्या लिखें। तो एक वर्ड ध्यान देना, वो वर्ड है, देखिए उसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। वर्ड क्या है बताइए, वर्ड मैंने बोला है हमेशा, क्या बोला है, हमेशा ध्यान रखना है। और वर्ड भी क्या है दोस्तों, वर्ड भी है आपका, शब्द भी क्या है आपका, हमेशा। अब हमेशा शब्द हमेशा याद नहीं रख सकते क्या बताइए, हमेशा शब्द को हमेशा याद नहीं रख सकते क्या, रख सकते हैं। वर्ड कौन सा याद रखना है, हमेशा, ये शब्द याद रखना है। अब देखिए हम, देखो है और मैं, हम यानी कि होता है वी, ध्यान देना। और अब है को छोड़ो, क्या बचा, मैं बनता है आई से, दोस्तों ध्यान रखना, हम बनता है वी से, मैं बनता है आई से, दोस्तों वी और आई के साथ सा यानी सेल। फ्यूचर में हमेशा ध्यान देना, ये वाला रूल लगेगा किसके साथ, हेल्पिंग वर्ब के लिए। हमेशा हम यानी वी, मैं यानी आई, शा यानी सेल। अगर हेल्पिंग वर्ब आप यूज कर रहे हैं तो आई और वी के साथ सेल लगेगा। किसके साथ सेल लगेगा दोस्तों, आई और वी के साथ सेल लगेगा। अब इसमें एक वचन बहुवचन की बात ही खत्म हो गई, फ्यूचर में आई और वी के साथ सेल लगेगा। अब अन्य बच गए, मान लो कोई से भी, अन्य कौन से बच गए, जैसे मान लो ही बच गया, सी बच गया, इट बच गया, यू बच गया, दे बच गया, बच गए कि नहीं बच गए, इन सब के साथ क्या लगेगा दोस्तों, इन सब के साथ विल लगेगा। मैं जाऊंगा तो आई सेल, हम पढ़ेंगे वी सेल, वह जाएगा ही विल, वह जाएगी ही विल, सॉरी सी विल, ठीक है ना, तुम जाओगे यू विल गो, ठीक है ना। इस प्रकार से हमेशा यानी हम, वी, आई, में यानी आई और वी के साथ सा यानी सेल, बाकी सब के साथ विल। ये हो गई आपकी क्या कहते हैं, जो फ्यूचर टेंस में कौन सी सहायक क्रिया ले, पास्ट में कौन सी लें और प्रेजेंट में कौन सी लें। प्रेजेंट और पास्ट में मैंने बता दिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट किससे स्टार्ट हो रहा है, सिंगुलर एस से। तो प्रेजेंट और पास्ट में एस वाली जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो एक वचन की है, बिना एस वाली बहुवचन की है। जैसे इज में एस है तो ये एक वचन की, आर में नहीं है तो ये बहुवचन की, एम स्पेशल आई के लिए है, वाज और वर एस आ गया इसमें तो ये एक वचन की, वर बहुवचन की, ठीक है। आगे चलिए, ये बात हो गई कंटिन्यूस की, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। अब इस पे आइए परफेक्ट पे। परफेक्ट में देखिए दोस्तों इसमें देखिए, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में आती है एक तो हेज और एक आती है हेव। अब बताइए एस किस में है, इसमें है ना हेज में, तो ये एस वाली एक वचन की और हेव वाली बहुवचन की। पास्ट परफेक्ट में आती है दोस्तों हेड। अब इसमें हेड आती है दोस्तों तो एक वचन के लिए भी यही रहेगी और बहुवचन के लिए भी यही रहेगी। जब है ही वही तो उसी से काम चलाना पड़ेगा ना। उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होगी अच्छे से। बोर नहीं होना है, उद्देश्य से अगर आपके बड़े हैं तो जरूर परेशानी भी बड़ी होगी, ठीक है ना। और कंपटीशन का जमाना है, ये छोटी छोटी चीजों से हार नहीं माननी है, डटे रहिए और अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रिपेयर होइए।
इसमें आइए दोस्तों, गा गे गी, इसमें आ गया चुका होगा चुकी होगी। देखो चुका है, चुका था, चुका होगा। देखिए इसमें सेल और विल थी, इसमें सेल भी और विल भी है। इसमें दोस्तों सेल हैव और विल हैव, ये इंजेक्शन लगेगा। ये क्यों पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं पहचान होने के बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगे वो पढ़ रहे हैं। तो सेल हैव और विल हैव। अब देखिए परफेक्ट कंटिन्यूस में आइए, तो परफेक्ट में जो भी हेल्पिंग वर्ब आई है उसके आगे बीन लगा दो। देखिए हैज और हैव आया था, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाएगा ये आ जाएगा हैज बीन। एक वचन है ना, एस आ रहा है तो एक वचन के लिए, और एक आ जाएगा हैव बीन। जो भी परफेक्ट में आई थी परफेक्ट कंटिन्यूस में बीन लगा दो। जैसे इसमें हेड आया था तो इसमें हो जाएगा हेड बीन। अब ये एक ही है तो एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए होगी। अब इसमें सेल हैव और विल हैव आया था, तो आपको क्या लिखना है, सेल हैव बीन और विल हैव बीन। ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। थोड़ा शॉर्ट में लिखा है मैंने, सेल हैव बीन और विल हैव बीन। तो देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टेंसों की हेल्पिंग वर्ब पढ़ ली है। 2 टेंस हमने छोड़े हैं। तो दोस्तों छोड़ने का कारण क्या है? छोड़ने का कारण अब बताता हूं मैं आपको। आपको इस टेबल के माध्यम से हर बीमारी का इलाज मिलेगा दोस्तों, लेकिन आपको पेशेंस रखना है, सीधी सी बात ये, और अच्छे से इसका अध्ययन करना है दोस्तों। अब मैंने पहले देखिए प्रेजेंट का सिंपल और पास्ट का सिंपल छोड़ा था। मैंने ये कहा कि हम जब शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने ये कहा कि हमारे पास जो वाक्य होते हैं वो वाक्य दोस्तों 4 प्रकार के वाक्य हैं। पहला था सकारात्मक, ध्यान देना। दूसरा था नकारात्मक, तीसरा था प्रश्नवाचक, और चौथा था प्रश्नवाचक नकारात्मक। अब मुझे ये बात बताने की आवश्यकता नहीं है कि वाक्य सकारात्मक कब होता है, नकारात्मक कब होता है, प्रश्नवाचक कब होता है और प्रश्नवाचक नकारात्मक कब होता है, क्योंकि मैं बता चुका। अगर प्रश्न नहीं किया है, नोट नहीं है, तो सकारात्मक। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, हम विद्यालय जाते हैं, ना तो प्रश्न है ना नोट है, तो सकारात्मक है। यदि नोट आ जाए प्रश्न नहीं है तो नकारात्मक है। जैसे हम शैतानी नहीं करते, नहीं आ रहा है, नकारात्मक। प्रश्न आ जाए क्या तुम पढ़ते हो, प्रश्न कर रहा है तो प्रश्नवाचक। अगर प्रश्न के साथ साथ नहीं भी आए, क्या हम मेहनत नहीं करते, क्या हम मेहनत नहीं करते, तो प्रश्न भी कर रहा है, नोट भी है, तो प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो दोस्तों हमने ये जो 2 चीजें खाली छोड़ रखी है, इनके अलावा देखो 4 तो प्रेजेंट है, 4 ही पास्ट है और 4 ही फ्यूचर है। टोटल 12 ही तो चीजें हैं। इन 12 चीजों में से अगर इसको और इसको छोड़ दे तो कितनी बचती है, 10। इन 10 के 10 में चाहे वाक्य सकारात्मक हो, चाहे नकारात्मक हो, चाहे प्रश्नवाचक हो, चाहे प्रश्नवाचक नकारात्मक हो, ये वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर देखिए कोई कहे वह जा रहा है तो ही, देखो वह जा रहा है यानी प्रेजेंट, रहा यानी कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया दोस्तों। तो वह जा रहा है तो ही, अब क्या लिखेंगे, एक वचन है ना ही, तो इज लिखेंगे, ही इज। अब कंटिन्यूस आ गया तो आईएनजी, तो गोइंग, ही इज गोइंग, वह जा रहा है। ठीक है। अब मैं लिखूं वह नहीं जा रहा है तो नकारात्मक हो गया, तो ही इज के साथ नॉट आएगा, नॉट गोइंग। मैं प्रश्नवाचक कहूं क्या वह जा रहा है, तो वो प्रश्नवाचक हो गया, इज ही नॉट गोइंग। क्या वह नहीं जा रहा है, इज ही नॉट गोइंग। तो सभी के अंदर चाहे वाक्य सकारात्मक हो, चाहे नकारात्मक हो, चाहे प्रश्नवाचक हो, चाहे प्रश्नवाचक नकारात्मक हो, सब में हेल्पिंग वर्ब आती है इन 10 के 10 में। ठीक है। लेकिन बात जब इन दोनों की हो, प्रेजेंट सिंपल की और पास्ट सिंपल की, तो यहां पर आपको थोड़ा सा अलर्ट होना है, दिमाग पे लोड लेना है। क्यों लेना है, देखिए दोस्तों हमने देखा कि वाक्य कितने प्रकार के, बताइए। देखो वाक्य एक तो है सकारात्मक, ठीक है दोस्तों, दूसरा वाक्य है नकारात्मक, तीसरा वाक्य है प्रश्नवाचक, और चौथा वाक्य है प्रश्नवाचक नकारात्मक। बताओ 4 प्रकार के वाक्य होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं कि नहीं होते हैं? सकारात्मक, नकारात्मक,
प्रश्नवाचक। अच्छे से समझना आप इस चीज को, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। टेंस सीखने के लिए ये चार्ट सबसे महत्वपूर्ण है। एक बार में अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा जो है वो है प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो दोस्तों मैं ये दोबारा से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए टेंस चाहे प्रेजेंट का, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट का कंटिन्यूस हो, परफेक्ट कंटिन्यूस हो, 3 और 3 6, चाहे फ्यूचर का सिंपल हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट कंटिन्यूस हो, यानी 4 6 और 4 10, 10 के 10 टेंसेज में चाहे वाक्य कोई सा भी हो, सकारात्मक हो तो भी, नकारात्मक हो तो भी, प्रश्नवाचक हो तो भी, प्रश्नवाचक नकारात्मक हो तो भी, ये जो मैंने सहायक क्रिया लिख दी है ये कि ये सभी में आएगी। किसी भी प्रकार के वाक्य में बिना सहायक क्रिया के वाक्य हम नहीं बनाएंगे। लेकिन अब लोड दीजिए दिमाग पे, जब वाक्य प्रेजेंट का सिंपल हो और पास्ट का सिंपल हो प्रेजेंट का सिंपल और पास्ट का सिंपल हो, तो दोस्तों ध्यान देना, प्रेजेंट के सिंपल में और पास्ट के सिंपल में जो 4 प्रकार के वाक्य होते हैं उनमें से सबसे पहला वाक्य कौन सा है? सकारात्मक। तो प्रेजेंट सिंपल के सकारात्मक में भी और पास्ट सिंपल के सकारात्मक में भी, यानी यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखिए देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, क्रॉस लगा दिया है मैंने। अब जब हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है, पास्ट के सकारात्मक में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ध्यान देना। अब बच गए कौन से? प्रेजेंट सिंपल के बच गए नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक। पास्ट सिंपल में बच गया नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो ध्यान देना दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रेजेंट सिंपल के सकारात्मक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, पास्ट सिंपल के सकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, और तीनों जो वाक्य बच गए नीचे वाले, इसमें प्रेजेंट में तो हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी डू और डज। कौन सी? डू और डज। अब बताइए, इसमें 3 थी जा रहे हैं हम, तो इज एस आ रहा है एकवचन के लिए, आर बहुवचन के लिए, एम आई के लिए। तो इसमें देखो डू और डज, एस किसमें आ रहा है? इसमें। तो ये एक वचन की होगी, एक वचन की, ठीक है ना, कर्ता की, और डू होगी आपके बहुवचन कर्ता की, ठीक है ना, बहुवचन कर्ता की। अब देखिए दोस्तों, पास्ट सिंपल में जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है सकारात्मक वाक्य में, तो तीनों जो बच गए उसमें हेल्पिंग वर्ब होगी आपके डिड। कौन सी होगी दोस्तों? डिड। जैसा कि एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो ये एक वचन के लिए भी यही होगी और बहुवचन के लिए भी यही होगी। अच्छे से समझ लेना, पूरे 12 टेंस में से ये 2 ही टेंस ऐसे हैं, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, जिसमें सकारात्मक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, बाकी सभी वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब होती है, चाहे वो नकारात्मक हो, प्रश्नवाचक हो, या प्रश्नवाचक नकारात्मक हो, ध्यान देना, ठीक है ना। तो पूरे 12 के 12 में से हमने एक चीज नोट की कि प्रेजेंट सिंपल का सकारात्मक और पास्ट सिंपल का सकारात्मक, इन 2 ही वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, बाकी सब में होती है। ओके, तो अब देखिए, अब यहां पर एक दिक्कत आ गई, प्रेजेंट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब में, प्रेजेंट सिंपल के सकारात्मक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, पास्ट सिंपल के सकारात्मक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो फिर अब इन दोनों को अलग अलग, वैसे जनरली जो होती है सिंपल में फॉर्म कौन सी आती है? सिंपल का मतलब यह है कि आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, हमेशा ध्यान देना। लेकिन अब अगर इसमें भी प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म यूज कर दे, इस पास्ट सिंपल में भी फर्स्ट फॉर्म यूज कर दे, तो दोनों सेम हो जाएंगे। जैसे वह दौड़ता है, ही, जैसे मान लीजिए रन, वह दौड़ता है, ही रन। अब थोड़ा सा आगे समझेंगे अभी। और वह दौड़ता था, वह दौड़, देखो क्रिया में आ ई ए की मात्रा, वह दौड़ा, तो इसमें भी अगर फर्स्ट लिख देंगे ही रन, और वह दौड़ता है इसमें भी लिख देंगे ही रन, तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए थोड़ा अलग करने के लिए, इसमें जब पास्ट सिंपल है तो इसको इससे अलग करने के लिए, वैसे सिंपल में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है,
तो इसमें तो फर्स्ट ही रहेगी, लेकिन इसमें भी फर्स्ट रहेगी, तो फिर डिफरेंस नहीं निकल रहा था, तो इसमें आपको क्या कर देना है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसमें पास्ट वाला जो है, इस पास्ट वाले में आपको यहां मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी कर देनी है, सेकंड कर देनी है। इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में। लेकिन ध्यान देना, ये जैसे ही सेंटेंस नकारात्मक होगा, प्रश्नवाचक होगा, प्रश्नवाचक नकारात्मक होगा, तो सही क्रिया कौन सी आएगी, डिड आएगी। अब डिड आ गई है तो डिड बता रही है कि ये पास्ट है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि सिंपल में फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डिड बता रहा है कि ये पास्ट है, तो वापस इसमें फॉर्म कौन सी आ जाएगी, फर्स्ट आ जाएगी। मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी आ जाएगी, वापस फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ये ध्यान देना, केवल सकारात्मक में सेकंड फॉर्म रहेगी, ताकि ये इससे अलग हो सके। और इसमें क्या होगा, अगर प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म तो आपको लिखनी है, और मैंने पहले ही कहा कि कर्ता जब एकवचन होता है प्रेजेंट और पास्ट में, तो एकवचन की सहायक क्रिया में एस होता है। जब हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, तो फिर एस जो होता है वो कहां से लाएंगे, तो उसको आप वर्ब में लगा देना। एकवचन अगर है तो आपको क्रिया में एस या ईएस लगाना है। क्रिया में क्यों लगाना है भाई, क्रिया में इसलिए लगाना है दोस्तों क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब में कहां से लगाएं, और लगेगा कब, जब सब्जेक्ट एकवचन होगा तब। मैंने पहले ही कहा कि प्रेजेंट और पास्ट में जो एस वाली हेल्पिंग वर्ब होती है वो एकवचन की होती है, ठीक है, और उसके बिना वाक्य बनेगा ही नहीं, एस वाली आएगी आएगी। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है तो उस एस या ईएस को आप वर्ब में लगा दो। जैसे वह जाता है, अब वह जाता है हमने पढ़ा प्रेजेंट है यानी प्रेजेंट, और ता है यानी ये सिंपल, प्रेजेंट सिंपल है, वह जाता है। अब वह जाता है एकवचन है, तो ही गो नहीं करेंगे, क्योंकि ही एकवचन है तो एस आना चाहिए। जैसे वह जा रहा है में तो हम क्या कर देंगे, ही इज, देखो एस आ गया, वह जा रहा है इज एस आ गया, लेकिन इसमें नहीं आया, वह जाता है, ठीक है। अगर सेंटेंस क्या होगा, वह नहीं जाता है, तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव में सही क्रिया है डू और डज, तो वह एकवचन है तो फिर डज लिखेंगे, तो इसमें भी एस आ गया। इसलिए जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होने की वजह से उसकी क्रिया में हम एस या ईएस लगा देंगे, ठीक है। और ये मैं अलग से डाल दूंगा कि कब एस लगाना है, कब ईएस लगाना है। उसमें कुछ छोटा सा नियम है, अगर क्रिया के अंत में ओ हो, डबल एस हो, एक्स हो, एस एच हो, तो ईएस लगता है, ठीक है। तो ये वाली चीज आपके पास यहां हो गई है। तो ये पहचान है दोस्तों। अब इसमें एक चीज और समझे, समस्त की पहचान हो गई। देखो प्रेजेंट के चारों की, पास्ट के चारों की, और फ्यूचर के चारों की, ये पहचान ऊपर है, ये पहचान इधर साइड में है। तो इसमें दो चीजें हमने कवर की है आज। नंबर एक, टेंस की पहचान, टेंस की पहचान, तो पहचान भी कवर हो जाएगी। और दूसरी चीज, जब हमने पहचान कर ली है तो उस टेंस का इलाज किससे होगा, और इलाज का तात्पर्य मैंने यहां लिखा हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब। ये दो चीजें कंप्लीट हो गई है। हम तीसरी चीज क्या पढ़ेंगे, हम तीसरी चीज पढ़ेंगे कि अब जैसे बीमारी की पहचान हो गई, उसका इलाज भी हमारे पास आ गया। अब प्रश्न यह है कि इंजेक्शन कैसे लिखें, इंजेक्शन कैसे लगाएं। अर्थात इंजेक्शन लगाने का मतलब है वाक्य को लिखने का, वाक्य को लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, यह है इंजेक्शन लगाने का तरीका। और जब ये तीनों चीजें आप समझ जाएंगे कि ये तो टेंस है साहब इसमें, और ये इसका इलाज है यानी ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और लिखने का तरीका ये है, ऐसे लिखते हैं, तो फिर कोई चीज बाकी ही नहीं रहेगी। फिर आप आराम से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक बार, दो बार, तीन बार, और हर प्रैक्टिस आपको प्रत्येक बार बेटर से और बेटर बनाएगी, गुड से बेटर बनाएगी, बेटर से बेस्ट बनाएगी। हर बार प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप बेटर से बेस्ट होते जाएंगे। इसलिए कह रहा हूं, इसको अच्छे से समझे। मैंने समझाने में पूरी सावधानी बरती है। फिर भी अगर कोई चीज आपके समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, अपनी प्रॉब्लम्स उसमें डालिएगा, और जो चीज समझ में नहीं आई उसके लिए हम एक अलग से क्लास और डाल देंगे। लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप तक मैं पहुंचूं और आप इसका पूरा फायदा लें, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे उससे अवगत करवाएं, ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है। और मेरी जिम्मेदारी ये है कि आपको हर प्रकार के वाक्यों को मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाऊं,
प्रत्येक टॉपिक पर अपनी क्लास आएगी, स्टेप बाय स्टेप आप बने रहिएगा और हौसला रखिएगा और साथ ही साथ जज्बा रखिएगा एक जगह टिकने का, क्योंकि क्लासेज लंबी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो हम जब टेंस की पहचान पढ़ चुके हैं, इलाज पढ़ चुके हैं कि ये टेंस की पहचान है, इसका इलाज इस हेल्पिंग वर्ब से होगा। ये दोनों चीजें इस टेबल में है, पहचान भी हर टेंस की है। ठीक है, ये ऊपर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की पहचान, इधर सिंपल की पहचान, कंटिन्यूस की पहचान, परफेक्ट की पहचान, परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान, और ये सभी का इलाज। जैसे प्रेजेंट सिंपल का इलाज है एस ई एस हेल्पिंग वर्ब नहीं आए तो, और ये तीनों प्रकार का हो तो डू डज इसका इलाज है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इलाज इजार एम है, साथ ही साथ कंटिन्यूस नाम आ गया तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं। परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म लगेगी, याद कर लो। सिंपल यानी फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूस यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, परफेक्ट यानी थर्ड फॉर्म, परफेक्ट कंटिन्यूस आ गया तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दो चीजें क्लियर हुई है, टेंस की पहचान और उसका इलाज। इलाज का मतलब हेल्पिंग वर्ब कौन सी लिखें, जिसमें एस है वो एक वचन की है प्रेजेंट और पास्ट में, ठीक है, और जिसमें एस नहीं है वो बहुवचन की है, और इसका सिर्फ और सिर्फ 3 इसी में है, तो एम स्पेशल आई के लिए है। ठीक है, और आपको ध्यान दे दूं मैं अच्छे से कि पास्ट टेंस में आई को एक वचन माना जाता है। आई क्या है पास्ट टेंस में? एक वचन, इसीलिए आई के साथ कौन सी यूज होगी? एस वाली वाज। और फ्यूचर में आपको दिक्कत ही नहीं है, मैंने एक शब्द बताया था कि आप उस शब्द को याद रख लें। हमेशा वो शब्द था, हमेशा, हमेशा है में सा, हम बनता है वी से, में बनता है आई से, और सा यानी सेल। फ्यूचर में आई और वी के साथ सेल, बाकी सभी के साथ विल लगेगा, चाहे वो सिंपल हो, चाहे कंटिन्यूस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस हो। दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या सभी प्रकार के वाक्य जो भी बनेंगे, क्या सबकी पहचान इसमें आ गई? हाँ, बिल्कुल आ गई, अगर वो टेंस के हैं तो। क्योंकि जरूरी नहीं है आपके जो वाक्य होते हैं वो केवल और केवल टेंस के ही वाक्य हों दोस्तों, क्योंकि अपन जो भी इंग्लिश लिखते हैं, पढ़ते हैं, जो भी सेंटेंस हमारे सामने आता है, चाहे कोई सी भी क्लास हो, कोई सा भी कंपटीशन हो, तो दोस्तों होता क्या है, देखो वाक्य जो होते हैं ना दोस्तों, वाक्य एक तो होते हैं टेंस बेस्ड। कौन से? टेंस बेस्ड, यानी टेंस पर आधारित। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं इंपेरेटिव, इंपेरेटिव अर्थात जिसमें हम आज्ञा देते हैं या प्रार्थना की जाती है, ठीक है ना। और तीसरे होते हैं जो ना तो इंपेरेटिव के होते हैं ना टेंस के होते हैं, जिनको हम कहेंगे अन्य वाक्य। तीसरे वाक्य हैं अन्य वाक्य, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे अदर सेंटेंसेज। तो ये 3 ही प्रकार के वाक्य बनते हैं। तो अभी हम फिलहाल जो पढ़ रहे हैं वो कौन से पढ़ रहे हैं? टेंस बेस्ड। और टेंस बेस्ड सभी वाक्यों की पहचान इसके अंदर है, जो कि कितने होते हैं? 4 होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, फिर हम ज्यादा लंबी नहीं करेंगे इस क्लास को आज, फिर आगे वाली क्लास में हम चर्चा करेंगे जो बिंदु हमारे छूट जाएंगे आगे के वाक्य को लिखने का तरीका, अर्थात किस प्रकार से इंजेक्शन लगाएं। मैं एक चीज बता दूं, इसमें एक चीज छूटी हुई है। मान के चलिए किसी वाक्य में ये ऐसे आ जाए, वह मान लीजिए ऐसे आ जाए, वह एक विद्यार्थी है, ये वाक्य आ गया सपोज करो। दूसरा वाक्य आ जाए, एक शेर था। अब ये मैंने क्यों लिए हैं, और मुझे पता था कि ये प्रश्न आपके दिमाग में उभरना चाहिए था, लेकिन क्योंकि क्लासेस लाइव नहीं है इसलिए मुझे खुद को ये जरूरी लगा कि मैं आपको बताऊं। देखिए, मैंने अभी कहा क्या समस्त प्रकार के वाक्यों की पहचान इसमें आ गई है? हाँ, बिल्कुल आ गई है, लेकिन कुछ वाक्य ऐसे होते हैं, जैसे देखिए मैंने कहा पहले कि आप पता लगाइए, सबसे पहली चीज क्या होती है? टेंस की पहचान। उसके बाद में तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर उसके बाद में ये चीज आएगी कि लिखें कैसे। तो सबसे पहला टेंस की पहचान और हेल्पिंग वर्ब का ये चार्ट है। लेकिन अब क्या देखिए, इस वाक्य की पहचान इसके अंदर है, वह एक विद्यार्थी है।
अब देखो इसमें क्या आया, केवल पीछे है आया दोस्तों, ध्यान देना। और इसमें देखिए एक शेर था, इसमें क्या आया दोस्तों, केवल था आया। क्या आया, केवल था आया। अब स्पष्ट रूप से समझ ले, ये दो ही चीजें बाकी थी पहचान की, बाकी और सब की पहचान इसके अंदर है। हम अगर देखो है की बात कीजिए, है या हूं की बात कीजिए, ये एक ही बात है या हूं। अब मैंने कहा है या हूं किसमें है, प्रेजेंट में, ठीक है, अच्छी बात है, प्रेजेंट में है। लेकिन दोस्तों प्रेजेंट में तो है, तो वो या तो सिंपल होगा या कंटिन्यूस होगा या परफेक्ट होगा या परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। लेकिन आप अच्छे से देख रहे हैं, वह एक विद्यार्थी है, देखिए वह एक विद्यार्थी है, इसमें केवल है आया है। अगर ये प्रेजेंट का सिंपल होता तो नंबर एक यानी प्रेजेंट, देखो क्या आता, ता ते ती, पढ़ता है, वह पढ़ता है, वह खेलता है, वह खाना पकाती है, हम सब सिनेमा देखने जाते हैं, यानी ता है, ती है, ते है। मैंने इसकी पहचान बताई है प्रेजेंट सिंपल की, केवल है तो नहीं बताई ना। तो केवल है इसमें आया है, तो इसकी पहचान इसमें भी नहीं है, और इसकी पहचान कंटिन्यूस में भी नहीं है, क्योंकि इसमें रहा है रही आता है, वो भी इसमें नहीं है। परफेक्ट में चुका है चुकी है, वो भी नहीं है। परफेक्ट कंटिन्यूस में से रहा है से रही है, वो भी इसमें नहीं है दोस्तों। तो केवल है ही है, तो इसका क्या किया जाए। ठीक इसी प्रकार दूसरा वाक्य देखिए, एक शेर था। अब दोस्तों इसमें केवल था आया है। अब केवल था तो किस में आ रहा है, देखो पास्ट में आ रहा है, था थे थी। लेकिन पास्ट में आ रहा है तो सिंपल भी नहीं है, क्योंकि सिंपल में पास्ट का क्या होता है, क्रिया के अंत में आ ई ए की मात्रा। तो क्रिया के अंत में, अब इसमें क्रिया क्या है, क्रिया इसमें, अब जैसे इसमें केवल था आया है, तो ध्यान देना क्रिया के अंत में, जैसे उसने अखबार पढ़ा, मैंने सब्जी पकाई, ये आ ए ई, हम वे सारे के सारे खेलने गए, ये तो हम समझ गए कि ये पास्ट सिंपल है। लेकिन ध्यान देना, केवल था आ जाए तो वो पास्ट सिंपल नहीं है, केवल है आ जाए तो वो प्रेजेंट सिंपल नहीं है। क्योंकि प्रेजेंट सिंपल की पहचान है, देखो ता है, ती है, ते है। पास्ट सिंपल की पहचान है क्रिया के अंत में आ ई ए की मात्रा। लेकिन केवल था थे थी पास्ट सिंपल में नहीं जाएगा, तो फिर बनाए कैसे। अब देखो क्या करना है आपको, अच्छे से समझ लेना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपके समझने की। देखिए ये लो, प्रेजेंट सिंपल में केवल है आ जाए, प्रेजेंट में केवल है आ जाए, जैसे वह एक विद्यार्थी है, केवल है आ रहा है, तो प्रेजेंट सिंपल इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें क्या है, ता ते ती। प्रेजेंट कंटिन्यूस इसलिए नहीं है क्योंकि रहा रही रहे, चुका चुकी चुके, से रहा से रही से रहे, वो एक भी नहीं है इसमें। इसी प्रकार था पे नजर डालिए, देखो था, एक शेर था। अब दूसरा है तो पास्ट सिंपल, सिंपल में दूसरा देखिए, क्रिया के अंत में आ ई ए की मात्रा, तो कैसे, जैसे अखबार पढ़ा, खाना सब्जी पकाई, जयपुर गए, ठीक है ना, ये तो ठीक है। लेकिन केवल था थे थी आए तो इसको आप क्रिया में आ की मात्रा मत मानना, था थे थी आए तो आ ए ई की मात्रा मत मानना। तो क्या करना है फिर ऐसे करना है, देखो केवल है आए, वह एक विद्यार्थी है, जैसे मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक अध्यापक हूं। अब देखिए ये हूं ही आया है, ना तो ताहत ये आया, ना रह रही रही आया, ना चुका चुकी आया, ना सेरा से रही आए। तो ऐसे वाक्य जब आ जाए, जब केवल है हो या फिर जब केवल था थे थी हो, तो दोस्तों ध्यान से समझना, इस है को देखो, मैं है प्रेजेंट वाला है, तो रहेगा तो ये प्रेजेंट में ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको मेरे साथ साथ चलिए, मैं कहां ले जा रहा हूं, मैं ले जा रहा हूं यहां, ये बनेगी इज आर एम से, अर्थात कंटिन्यूस में बनाएंगे। किस में बनाएंगे, कंटिन्यूस में। कब, जब केवल है हो तो, क्योंकि हमें पता है सिंपल में क्या आता है, ता है, ती है, ते है, तो वो इसमें है नहीं। वह एक विद्यार्थी है, केवल है। मैं एक अध्यापक हूं, केवल है, इसीलिए ये कहां जाएगा, कंटिन्यूस में। किसके कंटिन्यूस में, प्रेजेंट है का मतलब तो प्रेजेंट के कंटिन्यूस में जाएगा। और ठीक इसी प्रकार था थे थी आ जाए तो इसको क्रिया में आ की मात्रा मत मानना, ई की मात्रा मत मानना, ए की मात्रा मत मानना। क्यों, क्योंकि ऐसे मानना, अखबार पढ़ा आ की मात्रा आ गई, सब्जी पकाई ई की मात्रा आ गई, सबके सब खेलने गए ए की मात्रा आ गई, ये तो पास्ट सिंपल है। लेकिन केवल था थे थी आ जाए, केवल था
ए थी आ जाए तो इसको आप आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा मत मानना, वो है की तरह मानना। अब है की तरह मानेंगे तो है तो प्रेजेंट था, तो किस में लगे? कंटिन्यूस में। देखिए प्रेजेंट के कंटिन्यूस में, तो ये पास्ट है, तो इन तीनों को ध्यान देना, हम ले जाएंगे ठीक उसी प्रकार इसमें कंटिन्यूस में। और कौन से कंटिन्यूस में? पास्ट के कंटिन्यूस में। समझ में आ गई बात? तो अब देखिए, आप कहेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में तो क्या होता है? इज आर एम आता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। जैसे वह खेल रहा है, हम घर जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से ना तो प्रेजेंट सिंपल का है, ना ही प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। तो हम बनाएंगे तो कंटिन्यूस में ही, लेकिन कंटिन्यूस का ये जो रूल लागू नहीं हो रहा है रही वाला, इसीलिए तो एक रूल कम कर देना कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में आप बनाएंगे तो इज आर एम तो लगा देना, लेकिन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाला चीज हम हटा देंगे, क्योंकि ये पूरा फॉलो नहीं कर रहा है रही है, नहीं है, केवल है। तो अब देखिए, मैं एक अध्यापक हूं। क्या लिखा? मैं एक अध्यापक हूं। तो आप क्या लिखेंगे? आई। अब देखो, हूं का मतलब केवल है ही आया है, तो कहां जाएगा? एक कंटिन्यूस में। अब आई के साथ क्या आता है? इज आर एम, तो आई के साथ आता है एम। तो मैं एक अध्यापक हूं, आई एम ए। अब अध्यापक हूं, आई एम ए, क्या है? अध्यापक, टीचर। आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। अब हमने क्या किया, क्योंकि शुद्ध रूप से कंटिन्यूस का था ही नहीं, तो मेन वर्ब में आईएनजी लगाने की जरूरत ही नहीं है, और ऐसे वाक्यों में मेन वर्ब होती भी नहीं है, बी यानी होना। मैं एक अध्यापक हूं, आई एम ए टीचर। वह एक, देखो, वह एक विद्यार्थी है। वह एक विद्यार्थी है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? ही। अब वह एक विद्यार्थी है, कंटिन्यूस में देखिए केवल है आया है, तो यहां ले जाओ, इज आएगा इसमें, ही इज। अब क्या लिखेंगे? ए टीचर, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे, आईएनजी वाली चीज इसमें नहीं आई। कब आती है आईएनजी? आईएनजी आती है जैसे वह पढ़ रहा है, तो ही। अब वह रहा है, देखो रहा यानी कंटिन्यूस, है यानी प्रेजेंट, तो अब आईएनजी आएगी। वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। अब ठीक इसी प्रकार हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल हमारे पास था वो क्या था? दूसरा एग्जाम्पल जो था वो ये था दोस्तों, जैसे एक शेर था, यही था ना अपना। अब देखो, केवल था आया है, तो इसको प्रेजेंट पास्ट सिंपल में भी मत बनाओ, पास्ट कंटिन्यूस में भी नहीं बनेगा आईएनजी वाला, लेकिन जाएगा किस में? कंटिन्यूस में जाएगा, पूरी चीजें फॉलो नहीं करेगा, आईएनजी वाली चीज नहीं आएगी, क्योंकि ये शुद्ध आईएनजी नहीं है। जैसे जंगल में शेर दहाड़ रहा था, तो फिर तो रहा यानी कंटिन्यूस भी आ गया, था यानी पास्ट भी आ गया, तो पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है ना। वाज रोरिंग, आईएनजी भी आएगा, वाज रोरिंग। लेकिन यहां पर केवल था थे थी है, तो इसको कंटिन्यूस में तो बनाएंगे, लेकिन पूरा रूल फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए आईएनजी नहीं लगाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे? एक शेर था, तो वंस अपॉन ए टाइम देयर, कहीं ना कहीं देयर। अब क्या लिखेंगे? था यानी केवल था आया है, तो यहां ले जाओ। अब एक शेर था, एक वचन है, तो वाज आएगा, अकबर आएगा, वाज आएगा, एक वचन है। देयर वाज ए लॉयन, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है ना। वह एक डॉक्टर था, अब नहीं रहा, मान लो वह एक डॉक्टर था, तो केवल था आया है, तो ही एक वचन है, तो वाज, ही वाज ए डॉक्टर, ही वाज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर था। तो केवल है आए तो कंटिन्यूस में ले जाके बनाना है, केवल था थे थी आए तो कंटिन्यूस में ले जाके बनाना है वाले को प्रेजेंट के कंटिन्यूस में बनाना है, और था थे वाले को पास्ट के कंटिन्यूस में बनाना है। अब मैं ये कह सकता हूं कि ऐसा कोई भी टेंस पर आधारित वाक्य नहीं है जिसकी पहचान आप इस चार्ट के माध्यम से नहीं कर पाएंगे। मेरी आपसे ये आशा है कि आप इसका गहन अध्ययन करेंगे, ठीक है। ये जो वर्क हम आपके लिए कर रहे हैं, ये इसका फल हमें तब मिलेगा जब इनसे आप कुछ सीख पाए। मैं उम्मीद कर रहा हूं इंग्लिश आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, ये मैं प्रयास कर रहा हूं। और आज हमारा ये शुरुआत का चैप्टर है, 0 से हीरो तक चलेंगे हम। तो टेंस सिखाने की मेरी पूरी कोशिश आपको है, लेकिन बशर्ते कि आप भी मेरे साथ मिलकर मेहनत करें।
तो इसको अच्छे से पढ़ना। इसमें दो चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, कल नेक्स्ट वाली चीज लेंगे। दो चीजें क्या क्लियर होनी चाहिए कि हम वाक्य को देखते ही उसका टेंस बता दें कि इसमें यह टेंस है। जिस प्रकार से एक डॉक्टर पेशेंट को देख के बीमारी बता देता है, उसी प्रकार से आपको वाक्य का अगर पता चल गया कि इसमें ये वाक्य में ये टेंस है, टेंस का पता चल गया, तो आपको तुरंत, जैसे आपको पता चला कि साहब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ है, ये प्रेजेंट और ये परफेक्ट, इसका मतलब आपको उसमें इंजेक्शन लगाना है हेज और हेव का। किसका? हेज और हेव का। एक वचन है तो हेज, बहुवचन है तो हेव। फिर आपके लिए सारे इंजेक्शन बेकार है, क्योंकि बीमारी ये है, तो जो बीमारी है उसी के इंजेक्शन से उसका इलाज होगा। तो इन, जैसे मैंने कहा कि वह नाच रही थी, वह नाच रही थी, पीछे देखिए रही थी यानी पास्ट, रहा रही कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस बीमारी है। तो इसको जब आप अंग्रेजी बनाओगे तो कौन सा इंजेक्शन लगेगा? नाच रही थी, देखो था थे थी पास्ट, रहा रही कंटिन्यूस, तो इधर से पास्ट इधर से कंटिन्यूस, कहां के मिले अपन? यहां, यानी कि वाज और वर का इंजेक्शन लगेगा, बाकी सारे इंजेक्शन बेकार है। ये इस इंजेक्शन से इलाज होगा। अब हमें ये पता चल गया है कि ये बीमारी है तो ये इलाज है। ये दो चीजें अगर कंप्लीट हो गई तो हम अगली क्लास में ये देखेंगे कि उस इंजेक्शन को कैसे लगाया जाए ताकि मरीज ठीक हो जाए। अर्थात जब टेंस पता चल जाता है, हेल्पिंग वर्ब पता चल जाती है, तो हम वाक्य को किस प्रकार से लिखें ताकि वाक्य सही हो जाए। तो वाक्य को लिखने का तरीका, ये तीसरी चीज होती है सबसे महत्वपूर्ण। पहली महत्वपूर्ण टेंस क्या है, दूसरी महत्वपूर्ण कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण कि वाक्य को कैसे लिखा जाए। तो वो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ पाए हैं, और नहीं समझ पा रहे हैं तो और दोबारा से प्रयास कीजिएगा। कोई समस्या आती है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, हम आपकी समस्याओं के समाधान हेतु तत्पर हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं अच्छे से पढ़ रहे हैं। धन्यवाद। आप लाइक और शेयर करते ही हैं, और सब्सक्राइब अगर करेंगे तो और भी ज़्यादा खुशी होगी आपके लिए, और ज़्यादा मोटिवेट होंगे और अधिक से अधिक अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपडेट रहिए, जैसे ही क्लास आती है नोट्स बनाइए और एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाइए। धन्यवाद।